बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद अनवर, डायरेक्टर ऑफ अनवर नर्सिंग कोचिंग एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च, यूनिट नंबर 1, एंड इट्स अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू ऑफ नोइंग रिसर्च कि रिसर्च क्या है। ठीक है, सो रिसर्च है क्या, दो लफ्ज़ से बना हुआ है ना, एक है री और एक है सर्च। री का मतलब क्या होता है? अगेन। और सर्च का मतलब क्या होता है? फाइंड आउट। तो इसका मतलब है कि टू फाइंड आउट अगेन, यानी किसी चीज को दोबारा तलाश करना। सही है। अब रिसर्च को हम क्यों करते हैं? किसी चीज को वैलिडेट करने की देख, या तो यह है ना कि हमारे पास ऑलरेडी एक नॉलेज मौजूद होंगे, एग्जिस्टिंग नॉलेज, उस नॉलेज को वैलिडेट करना या उसको मॉडिफाई करना, रिफाइन करना, या किसी न्यू नॉलेज को जनरेट करना। इसके लिए हम क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। अब अगर हम ये कहें ना कि रिसर्च को हम नर्सिंग में क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, तो देख, जो भी प्रोफेशन हो ना, तो प्रोफेशन को तब तक आप प्रोफेशन नहीं कह सकते जिसमें जब तक कोई रिसर्च ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर हम नर्सिंग प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम किसी एविडेंस की बेस पे करेंगे। अब ये जो एविडेंस बेस जो आपको प्रोवाइड करते हैं ना, वो क्या प्रोवाइड करते हैं? रिसर्च। रिसर्च की बेस पे आप कहते हैं कि मैं जो ये प्रैक्टिस करता हूँ या करते हूँ, ये क्यों? ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं? रिसर्च। तो रिसर्च की सिंपल डिफिनीशन ये है कि ये आप किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करना, री अगेन फाइंड आउट। ठीक है, किसी भी नॉलेज को, एग्जिस्टिंग नॉलेज को रिफाइन करना, मॉडिफाई करना, वैलिडेट करना, या न्यू नॉलेज को जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई मुश्किल है नहीं। ये ऑब्जेक्टिव है जिसको हम कवर करेंगे। पहले हम डिफाइन करेंगे कि रिसर्च क्या है, फिर हम इसके डिफरेंट टाइप है उसको हम डिस्कस करेंगे, फिर वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट सोर्स ऑफ नॉलेज कि नॉलेज हमारे पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आते हैं, इसकी क्या सोर्स है। फॉर एग्जांपल, आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है, ये एक सोर्स है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब मैंने कहाँ से सीखे हैं, उसकी सोर्स क्या है, तो इसको कहते हैं ना सोर्स ऑफ नॉलेज। क्लियर? फिर हम एक्सप्लेन करेंगे पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च कि रिसर्च की पर्पस क्या है, और लिमिटेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड क्या है। एक्सप्लेन्स द रिलेवेंट रिसर्च टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा क्या है, क्वालिटेटिव क्या है, वैलिडिटी क्या है, रिलायबिलिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। सही है। इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन एपिडेमियोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक। सही है, कुछ चीज़ें उससे रिलेटेड होंगे। सो रिसर्च क्या है? ए सर्च फॉर नॉलेज, इट इज अ रीडिस्कवरिंग, क्योंकि री सर्च है ना, सर्च डिस्कवर करना, री अगेन एग्जिस्टिंग नॉलेज को, या कोई जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है या थ्योरी है उसमें किसी चीज को ऐड करने के लिए। सही है, तो इसको हम क्या रीडिस्कवरिंग के लिए हम कहते हैं रिसर्च। अब द वर्ड रिसर्च मीन टू सर्च अगेन, री मीन अगेन, सर्च मीन फाइंड आउट, टू एग्जामिन केयरफुली। सही है। मोर, अगर इससे भी ज्यादा स्पेसिफिकली अगर आप कहते हैं ना कि रिसर्च क्या है, तो रिसर्च में दो तीन चीजें याद रखिए। एक यह है कि रिसर्च हमेशा एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी होंगे। सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक का लफ्ज क्यों आया है यहाँ पे? क्योंकि रिसर्च हमेशा इसका एक फ्लो ऑफ स्ट्रक्चर होगा, हिरारिकी होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। फॉर एग्जांपल, इसकी क्या स्टेप हो सकते हैं? सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम। जब तक रिसर्च प्रॉब्लम नहीं होगी आप नहीं कह सकते ना। आजकल आप लोगों की सुपरवाइजर आपसे कहते हैं ना कि आप एक टाइटल लेकर आई, रिसर्च टाइटल, टॉपिक, टॉपिक जिसको कहते हैं ना, तो टॉपिक आप कहाँ से लेकर आते हैं? रिसर्च प्रॉब्लम से। जहाँ पे आप जॉब करते हैं, जहाँ पे आप क्लिनिकल करते हैं, जहाँ पे आप स्टडीज करते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होंगे। उस प्रॉब्लम से आप रिसर्च क्वेश्चन बना देते हैं। फिर रिसर्च प्रॉब्लम के बाद आप क्या करते हैं? नहीं, ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम के बाद आप उसके ऊपर लिटरेचर करते हो, लिटरेचर रिव्यू करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कितने लोगों ने इससे पहले मतलब उसके बारे में रिसर्च की है, कितने लोगों ने इस प्रॉब्लम को डिस्कवर करने की कोशिश की है।
तो आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं आप, इसके ऑब्जेक्टिव, पर्पस, रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, फिर आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, ठीक है, आपकी पॉपुलेशन क्या होगी, आपके सैंपल क्या होंगे, डेटा कलेक्शन प्रोसीजर आपकी क्या होंगी, डेटा एनालिसिस की प्रोसीजर आपकी क्या होगी, ठीक है, आपके रिसर्च की लिमिटेशन क्या होगी। तो ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप है। तो रिसर्च प्रॉब्लम है, लिटरेचर रिव्यू है, आपकी टाइटल है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, मेथोडोलॉजी है, डेटा कलेक्शन है, डेटा कलेक्शन टूल है, सैम्पलिंग है, पॉपुलेशन है, ये सारे क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप है। तो इसीलिए इस स्टेप बाय स्टेप को सिस्टमेटिक कहते हैं, इंक्वायरी, क्योंकि एक रिसर्च क्या है, एक इंक्वायरी है ना, ठीक है। वो लोग कहते हैं ना कि आपके बारे में मैं काफ़ी जो डेटा है ऑलरेडी मैं सर्च कर चुका हूँ आपके बारे में, मतलब मैं डिस्कवर कर चुका हूँ, मैं इंक्वायरी कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी है या स्टडी है। क्यों, डेट वैलिडेट एंड रिफाइन एग्जिस्टिंग नॉलेज। देख, एक नॉलेज अगर आपके पास एक खबर आ जाती है ना, तो इस्लाम में भी है कि सबसे पहले इसकी क्या करें, तहलीक करें। ये तखलीक क्या है, वैलिडेट है, ठीक है। अगर आप कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होते हैं, अगर आपको किसी ने कहा तो आप ब्लाइंडली उसको मान जाएंगे? नहीं, इस डेटा को आप सबसे पहले वैलिडेट करेंगे। आप दो ग्रुप बनाएंगे, उसके ऊपर आप स्टडी करेंगे। एक उन लोगों का ग्रुप बनाएंगे जो स्मोकिंग करते हैं, और एक इन लोगों की ग्रुप बनाएंगे जो स्मोकिंग नहीं करते हैं, और इन दोनों को आप ऑब्जर्व करेंगे। फिर एट द एंड आप देखेंगे कि कौन से पेशेंट ऐसे हैं, कौन से लोग ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा लंग कैंसर हुई है, आया स्मोकिंग वाले या नॉन स्मोकिंग वाले, ठीक है। तो आपने उस चीज़ को वैलिडेट कर रहे हो कि आया वाकई कैंसर होते हैं स्मोकिंग की वजह से या नहीं होते, ठीक है। और रिफाइन, क्योंकि अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन है ना कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होते हैं, अब आपके पास नॉलेज आपने वैलिडेट की, आपके पास एग्जैक्ट डेटा आ गया कि वाकई स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होते हैं या नहीं होते, तो आप जो पहले से मौजूद नॉलेज है उसको आप रिफाइन कर रहे हो, उसमें आप कुछ न्यू चीज ऐड कर रहे हो, सही है। एंड डेवलप ऑफ न्यू नॉलेज, और न्यू नॉलेज हमने कहा कि पर्पस, दो मेन पर्पस है रिसर्च की, टू रिफाइन और वैलिडेट एग्जिस्टिंग नॉलेज और जनरेट न्यू नॉलेज, सही है, क्लियर। फिर ये और भी बहुत ज़्यादा डिफिनीशन है, लेकिन सब डिफिनीशन का सिर्फ एक ही मतलब, अगर आप उसके थीम्स के ऊपर फोकस करें तो सबका एक ही मकसद है और एक ही थीम्स है। तो हर डिफिनीशन को डिस्कस करना मेरे ख्याल में इतना वो नहीं है। जिस तरह ये है कि क्या है कि हाँ, यस, ये क्या कह रहे हैं कि डिफाइन, कि रिसर्च क्या है कि डिफाइनिंग एंड क्या है, रीडिफाइनिंग द प्रॉब्लम, formulating hypothesis, suggest solution, collecting, organizing, evaluating the data, making deductions and reaching conclusion, and at least carefully testing the conclusion। ये वही स्टेप उसने बयान किए हैं कि रिसर्च क्या है। सबसे पहले आप किसी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के बारे में आप फिर डेटा कलेक्ट करते हो, इस डेटा को फिर आप वैलिडेट करते हो, आप उसको ऑर्गेनाइज करते हो, आप इसको एनालाइज करते हो, हाइपोथेसिस जो आपने जनरेट किए हैं, और एट द एंड आप एक कंक्लूजन की तरफ जाते हो, सही है। तो ये वही स्टेप बाय स्टेप उसने बयान की है कि नर्सिंग की रिसर्च किया है, ठीक है। तो मतलब ये जितनी भी आप देखेंगे सबका एक ही मकसद है। जिस तरह ये ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की भी एक डिफिनीशन है कि द सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशंस इनटू द स्टडीज ऑफ मटेरियल, क्या है, सोर्स, फॉर एग्जांपल क्या है, इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश फैक्ट एंड रीच न्यू कंक्लूजन, वही डिफिनीशन है जो हमने पहले डिफाइन की है, सही है। अब डिफिनेशन ऑफ रिसर्च, ये एक आप कह सकते हैं कि कंबाइन सबसे लिया हुआ एक डिफिनेशन है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि इन समरी नर्सिंग रिसर्च इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। साइंटिफिक प्रोसेस क्यों साइंटिफिक है? यस, साइंटिफिक मेथड के थ्रू हम ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। एंड डेट क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं इन रिफाइन द एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड जनरेट न्यू नॉलेज, डेट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द नर्सिंग प्रैक्टिस। अगर ये लफ्ज इसमें आ जाए ना, यहां तक तो नर्सिंग की डिफिनेशन है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द नर्सिंग प्रैक्टिस, so this is nursing research,
सही है, आपने कोई भी सर्च की है, कोई भी स्टडीज आपने की है और उसका इफेक्ट आपके नर्सिंग प्रैक्टिस के ऊपर आता है। सही है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं ना कि हम कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होते हैं तो हम पेशेंट को क्या करते हैं, कोल्ड स्पंज, ठीक है। तो ये कहाँ से आपने ये सीखा है? ठीक है, रिसर्चेस हुई है उसके ऊपर, बिल्कुल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्चेस हुई है, तब आप कहते हैं कि हाँ ये हैं। सही है। नर्सिंग रिसर्च इज द की टू बिल्डिंग द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस फॉर आवर प्रोफेशन। ठीक है, मैंने कहा कि नर्सिंग में अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिसर्च कि रिसर्च के टाइप क्या है। ठीक है, तो इसको हम कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे कि ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑन द बेस ऑफ मेथोडोलॉजी क्या है। ठीक है, तो आपको पढ़ने में आसानी हो जाएंगे। सही है। सो टाइप ऑफ रिसर्च ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ आउटकम की अगर हम बात करें तो हमारे पास फंडामेंटल, जिसको हम बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, और अप्लाइड रिसर्च है। ऑन द बेस ऑफ लॉजिक की हम बात करें, लॉजिकल, तो या तो डिडक्टिव रिसर्च होगी या इंडक्टिव रिसर्च होगी। ऑन द बेस ऑफ प्रोसेस की अगर हम बात करें, मेथोडोलॉजी, तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च है। ठीक है, इसी तरह ऑन द बेस ऑफ इंक्वायरी मूड, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव है। जब आप किसी इंक्वायरी करते हैं तो या डिडक्टिव करते हैं या इंडक्टिव करते हैं। डिडक्टिव और इंडक्टिव आप लोग जानते हैं। ठीक है, फिर क्या है, ऑन द बेस ऑफ कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो एक हमारे पास कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होते हैं और एक हमारे पास एम्पेरिकल रिसर्च होते हैं। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे दीज आर द टाइप्स। तो टाइप ऑफ रिसर्च कौन से हैं? बेसिक रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव है, कोरिलेशनल है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, और इंफॉर्मेशन या प्रोसेस के लिहाज से आपके पास क्वांटिटेटिव रिसर्च है, क्वालिटेटिव है और मैक्स है। तो यहाँ से थोड़ा चलो आगे स्लाइड में डिस्कस करते हैं। बेसिक रिसर्च का मतलब क्या है? द रिसर्च डन टू एक्सपैंड नॉलेज फॉर इट्स ओन सेक, नॉट टू सॉल्व अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठीक है, अपने लिए जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन को गेन करना चाहते हैं, ठीक है, ना कोई प्रॉब्लम कोई हाँ उस सॉल्व करने के लिए नहीं। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट्स के बारे में मुझे कोई इंक्वायरी चाहिए, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं खुद जानता हूँ कि मैं उसको मालूम करूँ। ठीक है, अक्सर मैं आपको हमारे हाँ ये अक्सर होते हैं ना कि अगर आप किसी के लिए रिश्ता भी करते हैं तो आप उसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। तो क्या ये कोई प्रॉब्लम हल करने के लिए करते हैं या कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन है उसको सॉल्व करने के लिए नहीं करते ना, अपने लिए कुछ इंफॉर्मेशन को आप हासिल करना चाहते हैं, इसके लिए आप इंक्वायरी करते हैं, फॉर ओनली फॉर द सेक ऑफ आपकी जो पर्सनल इंटरेस्ट है, नॉलेज है, उसको एक्सपेंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कोई आर्टिकल स्टडी करना चाहता हूँ अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए, सो दिस इज द बेसिक रिसर्च। ठीक है, तो बेसिक रिसर्च में सिंपल यू कैन से कि आप अपने नॉलेज को एक्सपेंड करना चाहते हैं, किसी प्रॉब्लम या किसी भी कोई ऐसी सिचुएशन के ऊपर आपकी फोकस नहीं है, ओनली यू वांट टू एक्सपेंड या एनहांस योर नॉलेज, तो इसको बेसिक रिसर्च कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है कि एक साइंटिस्ट है, ये स्टडी करना चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक जीन है, वो मेमोरी के ऊपर क्या इफेक्ट है किसी माइस के। ठीक है, तो ये क्या मालूम करना चाहते हैं कि एक जीन्स किस तरह काम करते हैं। सही है, तो ये कोई प्रॉब्लम तो हाँ नहीं। अब अप्लाइड रिसर्च क्या है? रिसर्च डन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ठीक है, जो बेसिक रिसर्च है उसको हम एप्लीकेशन में नहीं लाते, ये तो मैंने अपने लिए एक वो किया है। ठीक है, लेकिन जो अप्लाइड रिसर्च है ये आप इसीलिए करते हैं कि कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो या कोई भी ऐसी सोल्यूशन हो तो उसमें आप उसको फिर इम्प्लीमेंट कर सके। क्या एग्जांपल है इसके? अ नर्स रिसर्चर क्या करते हैं, रिसर्च वाई जो एल्डरली पेशेंट होते हैं उसको बेड सोर क्यों डेवलप होते हैं। ठीक है, अब उसने ये आइडेंटिफाई किया कि चूंकि वो CBR पेशेंट होते हैं, कंप्लीट बेड रेस्ट पे होते हैं, वो कंटिन्यूसली फ्रैक्शन में आ जाते हैं विद द जो मैट्रेस है, जो बेड है उसके और उसके जो बॉडी है, तो इसकी वजह से उसको बेड सोर होते हैं।
आप क्या करें, किस तरह उसको हम हल करें, ये प्रॉब्लम को किस तरह हम सॉल्व करें। हम पेशेंट की पोजीशनिंग करें एवरी 2 आवर्ली, ठीक है। मतलब अगर सुपाइन पे है तो आप उसको लेटरल साइड पे लेकर आए, प्रोन साइड पे लेकर आए, ठीक है। तो इसी क्या है कि आप न्यू रिपोजिशनिंग प्रोटोकॉल आप उसको बना देते हैं। ये आपको किसने बताया? अप्लाइड रिसर्च, रिसर्च ने आपको कहा, क्योंकि उसकी पोजीशनिंग चेंज नहीं हो रही, कंटिन्यूसली एक पोजीशन पे है, जिसकी वजह से उसको बेड सोर हो रहे हैं। तो ये अप्लाइड रिसर्च है। अप्लाइड रिसर्च वो रिसर्च है जो आप एप्लीकेशन में लेकर आ सकते हैं, ठीक है, क्लियर। फिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मतलब क्या है? एक्सप्लोर करना। देख, इसका मतलब ये होता है कि ऑलरेडी एक चीज के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, लेकिन इस नॉलेज को और भी एक्सप्लोर करने के लिए आप कोई रिसर्च करते हैं, ठीक है। जो पहले हमने बात की बेसिक, और उसमें लिमिटेड नॉलेज की बात नहीं हो रही, लेकिन इसमें ऑलरेडी कुछ न कुछ नॉलेज मौजूद है, ठीक है। आप उसको और भी एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च उसको कहते हैं। रिसर्च क्या है? कंडक्टेड व्हेन अ लेटर इज नोन about a problem, aim to gain background information and from initial idea। ऑलरेडी कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन है, लेकिन आप डीप इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की तरफ जाएंगे। एग्जांपल क्या है? क्या नर्स एजुकेटर नोटिस दैट नर्सिंग स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल यही छोड़ है, मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ। हमें पता है कि KMU में जो भी एग्जाम देते हैं BS में, तो जो फेल होने की वो है, मतलब रेशो बहुत ज़्यादा हाई है। सबको पता है कि NP स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। अगर हम किसी और यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें, इतना हमें नॉलेज है, लेकिन क्यों है ये लोग क्यों फेल होते हैं, पास क्यों नहीं होते, लोग क्यों ज़्यादा NP होते हैं, ठीक है। तो इसके बैकग्राउंड पे आपने जाना होगा, क्या रीज़न है। आया यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऐसी रीज़न है? स्टूडेंट स्टडी नहीं करते, क्योंकि ये स्टूडेंट अगर किसी और यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो अच्छी GPA लेते हैं, लेकिन जब यहाँ पे एग्जाम देते हैं तो ये NP हो जाते हैं, क्यों? तो इसके लिए जो आप रिसर्च करोगे क्योंकि लेटर बेट नॉलेज तो मौजूद है ना कि लोग NP होते हैं, ठीक है। आप क्यों होते हैं इसको मजीद डीपली आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसके रीज़न को, ठीक है, उसके बैकग्राउंड पे आपने जाना होगा। तो इसके लिए जो रिसर्च करते हैं उसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब क्या है? देख, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब क्या है? जब आप एक हाइपोथेसिस को सिर्फ जनरेट या डिस्क्राइब करते हो, उसको टेस्ट नहीं करते, उस रिसर्च को डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। इसमें आप व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, इसके आंसर आप देते हैं, लेकिन वाई के आंसर नहीं देते, क्योंकि वाई के लिए आपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूं ना कि सबसे ज्यादा कौन फेल होते हैं, मेल या फीमेल स्टूडेंट, ठीक है, हु, मेल और फीमेल, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि क्यों, वाई, क्यों फेल होते हैं, तो इसके लिए फिर मुझे टेस्ट करना पड़ेगा। मुझे 2 ग्रुप बनाऊंगा और फिर इसको मैं टेस्ट करूंगा। तो वाई का आंसर आप हमेशा एनालिटिकल रिसर्च में सर्च करोगे, लेकिन इसके अलावा व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, ये जो है ये आपको डिस्क्रिप्टिव बनाएंगे। डिस्क्रिप्टिव में आप सिर्फ हाइपोथेसिस को, एक चीज को आप डिस्क्राइब करते हो, आप उसको टेस्ट नहीं करते। सही है। एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जो BSN के स्टूडेंट है, जेनेरिक BSN के स्टूडेंट्स होते हैं, थ्योरेटिकली वो स्ट्रांग होते हैं पोस्टारेंस से स्ट्रांग, लेकिन अगर हम क्लिनिकली बात करें तो पोस्टारेंस के स्टूडेंट स्ट्रांग होते हैं BSN के स्टूडेंट से। ये सिर्फ आपने जो हाइपोथेसिस से आपने डिस्क्राइब किया, तो ये डिस्क्रिप्टिव है। एनालिटिकल में आप क्या करोगे? आप 2 ग्रुप बनाओगे, पोस्टारेंस के ग्रुप बनाओगे और जेनेरिक के ग्रुप बनाओगे। दोनों से आप थ्योरेटिकल टेस्ट भी लेंगे और दोनों की आप क्लिनिकल जो आस के है उसमें भी आप उसको सर्च करोगे, और एट द एंड आप फिर बताओगे कि आया जो क्लेम मैंने किया था वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो ये एनालिटिकल है। तो डिस्क्रिप्टिव में आप किसी भी, अगर एक पॉपुलेशन है जिसके ऊपर आप स्टडी करते हैं, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आप सिर्फ डिस्क्राइब करोगे, सही है। सो रिसर्च दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशंस और फिनोमेना आंसर हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ, बट नॉट वाई।
एक एक चीज याद रखिए, ये जो हाउ है ना, हाउ, ये भी हम डिस्क्रिप्टिव में अक्सर नहीं करते, ये भी हम एनालिटिकल में लेकर जाते हैं, ठीक है। हाउ एंड वाई, ये दोनों अक्सर हम एनालिटिकल में लेकर जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके? A survey find that 70% of college students use smartphone for at least 4 hours daily, mostly for social media. आपने सिर्फ एक फिनोमेना डिस्कवर किया कि जो यूनिवर्सिटी या जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तकरीबन 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं, और मोस्टली किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? सोशल मीडिया के लिए। तो आपने एक फिनोमेना को डिस्क्राइब किया, बस एक क्लेम किया आपने। आप इसको टेस्ट करना पड़ेगा कि वाकई ये करते हैं या नहीं करते, ठीक है, और क्यों यूज करते हैं, ठीक है। या तो माहौल उसको ऐसे प्रोवाइड है, या टीचर उसको कुछ नहीं कहते, पेरेंट उसको क्यों दे रही है, वाई। तो वाई को अगर आप सर्च करोगे तो फिर इट विल बी एनालिटिकल स्टडी, नॉट वेल द डिस्क्रिप्टिव। अब क्या है? कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च का मतलब क्या है? आपके पास दो वेरिएबल है, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल है, आप ये मालूम करना चाह रहे हैं कि ये दो वेरिएबल के बिटवीन या अमॉन्ग्स मोर देन 2 वेरिएबल क्या रिलेशनशिप है। अगर रिलेशनशिप है तो स्ट्रांगली रिलेशनशिप है या वीक रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। को रिलेशन, दो चीजों के बीच एक रिलेशनशिप को मालूम करना। अगर हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि स्मोकिंग और लंग कैंसर के बीच क्या रिलेशन है, तो इट विल बी अ कोरिलेशनल स्टडी, सही है। मोबाइल यूज करना और स्टूडेंट्स के रिजल्ट के बीच क्या एसोसिएशन है, क्या रिलेशन है, तो इसको कहते हैं कोरिलेशनल। दो चीजों के बीच रिलेशनशिप को मालूम करना, ये बहुत इजी है। रिसर्च दैट एग्जामिन वेदर एंड हाउ स्ट्रांगली 2 वेरिएबल आर रिलेटेड, रिलेशन को मालूम करना चाहते हैं। डज नॉट प्रूव द काज एंड इफेक्ट, काज इफेक्ट को आप मालूम नहीं करना चाह रहे, आप ये मालूम नहीं करना चाह रहे कि स्मोकिंग की वजह से कैंसर होते हैं या नहीं होते, दिस इज काज इफेक्ट। आप ये मालूम नहीं करना चाह रहे कि सोडियम जो है दिस इज द काज फॉर द हाई बीपी, लेकिन आप ये मालूम करना चाह रहे कि बीपी और सोडियम के बीच कोई रिलेशन है, अगर है तो कितना स्ट्रांगली है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है, ठीक है। तो इस जी नहीं ना, यहाँ पे तो व्हाट हो गया ना, व्हाट्स रिलेशंस। तो एक एग्जांपल क्या है? स्टडी फाइंड दैट स्टूडेंट हु स्लीप मोर टेंड टू हैव हायर ग्रेड बट डज नॉट फ्रो स्लीप कॉज बेटर ग्रेड। आप समझ में आ गई? एक स्टडी है जिसमें आपने ये फाइंड किया है कि स्टूडेंट हु स्लीप मोर, जो ज्यादा सोते हैं वो अच्छी ग्रेड लेते हैं, ठीक है, अच्छी ग्रेड लेते हैं, बट डजंट प्रूव स्लीप कॉज बेटर ग्रेड। लेकिन ये तो प्रूव नहीं कर रहा ना कि स्लीपिंग जो है वो क्या एक काज बन जाते हैं अच्छी ग्रेड के लिए, मतलब जो भी ज्यादा सोएगा वो अच्छा ग्रेड लेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक स्टडी ने आपको एक रिलेशन बताया है कि जो स्टूडेंट स्लीप ज्यादा करते हैं उसके ग्रेड अच्छे हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि स्लीप जो है ये काज है, एक वजह है अच्छी ग्रेड के लिए। हमने कहा ना कि ये काज इफेक्ट को डिफाइन नहीं करेगा, ये सिर्फ आपको रिलेशनशिप के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है स्लीप और स्टडी की? ज्यादा सोओगे तो अच्छा ग्रेड लोगे, कम सोओगे तो कम ग्रेड लोगे, ठीक है। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप बस सोते जाओ, कि उनके मतलब ये है कि स्लीप का जो है ये मेन एक कह सकते हैं कि फैक्टर है फॉर द अच्छी ग्रेड के लिए। ये आपको काज इफेक्ट के बारे में नहीं बताएंगे, सही है। फिर क्या है? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का मतलब क्या है? हमने कहा ना कि जब आप जाएंगे एनालिटिकल की तरफ, आप चीजों को एक्सप्लेन करेंगे कि अगर ये चीज इसकी वजह से होते हैं तो क्यों, वाई, सोडियम क्यों बीपी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। हमने पहले सिर्फ एक क्लेम किया था ना कि सोडियम क्या करते हैं, बीपी को इंक्रीज करते हैं, बट क्यों एंड हाउ, वाई और कैसे। फिर अब मैकेनिज्म, अब एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके ऊपर, ठीक है, कि सोडियम क्या करते हैं, वाटर रिटेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल
जब वाटर रिटेंशन हो जाएगी तो ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएगी। ये मैं आपको एक मैकेनिज्म बता रहा हूँ। जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी तो बीपी क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने इसको, ये कहते हैं व्हाई एंड हाउ। आप चीजों को एक्सप्लेन करोगे कि ये चीज क्यों होते है इस तरह, सही है। Research that explain why and how variable are related, test theories and establish cause and effect. So yeah, for example, a study showed that a specific teaching method directly improved test score by increasing student engagement. सही है। जिस तरह हमने पहले कहा था कि स्लीप की वजह से ज़्यादा ग्रेड आते हैं, तो फिर आप उसकी डीप में जाओगे, आप एक्सप्लेन करोगे कि इसकी क्या वजह हो सकती है। ये भी एक वजह हो सकती है ना। फॉर एग्जांपल आपने स्टडी किया और इसकी ये भी है कि जो लोग स्लीप उसके पूरी नहीं होते तो फिर क्लास में स्लीप पूरी करते हैं। जिस तरह फैज़ ने तकरीबन आधा घंटा अपना स्लीप पूरा कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं कि मतलब फिर आप क्लास में सोते रहते हो। जो लोग टाइम पे, मतलब रात में टाइम पे सोते हैं तो वो क्लास में जागते हैं, तो डेफिनेटली वो जो टीचर है उसकी लेक्चर अच्छी तरीके से सुनेंगे एज कम्पेयर टू वो जो क्लास में सोते रहते हैं। दोनों क्लास में प्रेजेंट है ना, क्लास में दोनों प्रेजेंट है, लेकिन जो नाइट को टाइम पे सो गया था वो क्लास में जाग रहा है, जो नाइट को टाइम पे लेट सो गया था वो क्लास में सो रहा है। तो इसीलिए उसका इफेक्ट आपके रिजल्ट के ऊपर आ रहा है। तो आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है, एक्सप्लेन। अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव रिसर्च या डेटा वो है जो आपकी न्यूमेरिकल स्केल के ऊपर आप उसको मेजर कर सकते हो, ठीक है। जो न्यूमेरिकल स्केल है उसके ऊपर आप उसको मेजर कर सकते हो। सबसे आसान क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च वो रिसर्च है जिसमें नंबर सबसे इंपॉर्टेंस होते हैं, जिसमें हम नंबर्स की तरफ जाते हैं। वर्ड्स इसमें इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, इसमें इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। और एक चीज़ और याद रखें, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होते हैं वो हमेशा हम जनरलाइज कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं, होल पॉपुलेशन पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह, अगर पाकिस्तान में हमने एक स्टडी की और हमने ये मालूम कर दिया कि सोडियम की वजह से बीपी इंक्रीज होते हैं, सो दिस इज अ क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो क्या आप मुझे बता दें कि अगर पाकिस्तान में कोई ज़्यादा सोडियम यूज़ करते हैं और इसकी वजह से बीपी इंक्रीज होते हैं, और वो इंडिया में ज़्यादा सोडियम यूज़ करेंगे, तो क्या उसकी बीपी इंक्रीज नहीं होंगे, होंगे ना। अगर वो सऊदी अरब में करेंगे, यूके, यूएस, जहाँ भी करेंगे उसकी बीपी इंक्रीज होंगे। तो डेट्स वाई क्वांटिटेटिव रिसर्च को हम जनरलाइज कर सकते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च इसके अपोजिट है। क्वालिटेटिव रिसर्च में ज़्यादा फोकस होते हैं वर्ड्स के ऊपर, लोगों की परसेप्शन के ऊपर, लोगों की फीलिंग के ऊपर, लोगों की सजेशन के ऊपर, उसके एक्सपीरियंसेस के ऊपर, सही है। फॉर एग्जांपल आप जिस तरह सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, क्वालिटेटिव रिसर्च को हम जनरलाइज नहीं कर सकते। क्यों, आप एक चीज़ के बारे में जिस तरह सोचते, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जो यूरोपियन कंट्री है, शराब के बारे में उसकी परसेप्शन क्या है, पॉजिटिव है ना, वो पी लेते हैं, एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन आप मुझे बता दें इस्लामिक कंट्री में शराब के बारे में परसेप्शन क्या है, कि ये हराम है, आप इसको नहीं पी सकते, ठीक है। तो देख, आप उसके परसेप्शन को यहाँ के लोगों के ऊपर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। चलो मैं पाकिस्तान के अंदर आपको बता देता हूँ। हमारी जो केपी में है या हमारी जो मलकन डिवीज़न की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें अगर फीमेल है और शॉर्ट कपड़ों में बाहर बाजार में जाए, तो क्या लोग उसको अच्छी नज़रों से देखेंगे, नहीं ना। देखेंगे तो सब, क्योंकि एक यूनिक चीज़ जा रही है। लेकिन अगर यही चीज़ आप कराची या पंजाब में देखेंगे कि लोग उसको नॉर्मल लेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर वो क्या कहते हैं उसको, अबाई कहते हैं उसको, बोलकच होता वही टोपी वाली, अगर उसमें भी नहीं जाएंगे तो लोग उसको देखेंगे। क्यों, यहाँ के लोगों की जो परसेप्शन है, लोगों के जो एक्सपीरियंसेस है वो कुछ और है। तो क्या आप इसको हर जगह इम्प्लीमेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसमें वर्डिंग की चीज़ होती है ना, एक वर्डिंग। अभी मैंने क्लास ली ना, इस क्लास के बाद आप सबके अलग अलग परसेप्शन होंगे। हो सकता है कोई स्टूडेंट कहेंगे इट वाज अमेजिंग क्लास, कोई कहेंगे यार इट वाज वेरी बोरिंग क्लास, कोई कहेंगे यार इतना आसान, ये तो हमें पहले से पता था,
कोई कहेंगे नहीं हमने बहुत कुछ न्यू चीज़ें सीखी हैं। एक ही क्लास है लेकिन हर एक स्टूडेंट की सोच अलग अलग है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव में आप किसी के सोच के बारे में, किसी के फीलिंग के बारे में, किसी के एक्सप्रेशन के बारे में, किसी के परसेप्शन के बारे में जब आप ये अपने मालूम करने हैं तो आप क्वालिटेटिव स्टडी में जाएंगे। क्वालिटेटिव में वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, नॉट तो क्वांटिटेटिव रिसर्च दैट कलेक्ट्स न्यूमेरिकल डाटा एंड क्वांटिफाई द प्रॉब्लम एंड जनरलाइज रिजल्ट टू द पॉपुलेशन। मैंने कहा कि आप क्वांटिटेटिव रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं। जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल स्मोकिंग की वजह से कैंसर होते हैं तो जहां भी आप स्मोकिंग करेंगे उसकी वजह से कैंसर होंगे, ठीक है। अगर ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है फॉर द डायबिटीज तो आप जिस कंट्री में भी हों, आप ओबेस हों, सो यू आर ऑन अ रिस्क। सही, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं पाकिस्तान में ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज होगी लेकिन इंडिया में अगर आप ओबेसिटी के साथ है तो आप ये डायबिटीज नहीं होंगे, नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि नर्स रिसर्च गेव अ 200 पेशेंट्स सर्वे एंड कैलकुलेट दैट 70% रिपोर्ट मॉडरेट सीवियर पेन आफ्टर सर्जरी। देख इसमें देख 200, 70%, ये सारी क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा है। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, जिसमें नॉन न्यूमेरिकल डाटा यानी वर्ड्स, आपकी फीलिंग, आपके एक्सपीरियंस को हम क्या करते हैं और आप किसी भी चीज़ के रीज़न या मोटिवेशन को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब नर्स स्टूडेंट कंडक्ट अ डेप्थ इंटरव्यू विद 12 elderly patient to understand why they refuse to take their prescribed medications। देख क्वांटिटेटिव में आप ये कह सकते हैं कि 20% या 30% जो पेशेंट है वो मेडिकेशन को रिफ्यूज करते हैं, दिस इज क्वांटिटेटिव स्टडी। लेकिन क्वालिटेटिव में क्यों रिफ्यूज करते हैं, आप उसके रीजन को मालूम करना चाहते हैं, व्हाई। तो व्हाई या अगर आप किसी रीजन को मालूम करते हैं तो आप उससे क्वेश्चनिंग करेंगे, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपकी परसेप्शन मालूम करूंगा ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि मैं ये मालूम करना चाहता हूं कि ज्यादा जो लोग हैं ना वो करायु के घर में क्यों रहते हैं, आया उसके मतलब गुर्बत की वजह से रहते हैं या हो सकता है कि उसकी पोस्टिंग किसी और जगह है, जॉब किसी और जगह है, अपनी उसकी ज़मीनी भी है, अपना घर भी है, लेकिन किराए के घर में इसीलिए रहते हैं कि उनके वो अपनी गांव से दूर है, जो भी रीज़न है मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ ना। तो अगर मैं 2 टाइप की क्वेश्चनर बनाऊँ, एक क्वेश्चनर मैंने ये बनाया है कि मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि आप किराए के घर में रहते हैं और नीचे मैंने लिखा है येस नो, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये करता हूँ कि आप किराए के घर में रहते हो, आप कहते हो यस, क्यों, क्या वजह है। अब 2 टाइप की क्वेश्चन हो गई। जो पहला है ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, यस नो। ये आप क्वांटिटेटिव नंबर आप मालूम कर सकते हैं कि 10 या 15 या 20 लोग जो है वो किराए के घर में रहते हैं और इतने उसके अपने घर हैं, लेकिन उसके आप रीजन मालूम नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने आपसे पूछा कि आप किराए के घर में रहते हो, आपके आंसर होगी यस या नो। मुझे क्या पता कि आप गुर्बत की वजह से रह सकते हो, इसके लिए मुझे आपसे ओपन एंडेड क्वेश्चन करने होंगे। क्यों, आप कहेंगे मेरा अपना ज़मीन नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा अपना घर नहीं है इसलिए। या कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये गांव में हमारे अपने घर है लेकिन यहाँ पे मैं जॉब के लाया हूँ, फॉर द टाइम बीइंग मैंने एक घर जो है वो किराए पे ली है, तब आप मालूम कर सकते हैं। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन हम हमेशा क्वालिटेटिव में करेंगे, क्वांटिटेटिव में अक्सर क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है। एग्जाम्पल क्या है कि अंदर स्टूडेंट ये मैंने कहा कि आप मालूम करना चाह रहे हो कि क्यों मेडिकेशन को रिफ्यूज करते हैं। अब नेक्स्ट मेथड क्या है, बहुत आसान। आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को एक स्टडी के अंदर लेकर आए, तो दिस इज अ नेक्स्ट मेथड। आप न्यूमेरिकल डाटा भी ले लें और नॉन न्यूमेरिकल डाटा दोनों को कलेक्ट कर लें। देख to what extent does a hand hygiene training program reduce infection rate in a surgical unit, ये क्वांटिटेटिव स्टडी है, ठीक है। what who when where, ठीक है। यस, लेकिन हाँ इसमें रेट की बात हो रही है, क्या है, रेट्स, ठीक है। आप क्वांटिटेटिव की तरफ, न्यूमेरिकल की तरफ जा रहे हो ना कि कितने परसेंट, 20%, 30%, 60% रेट की तरफ जा रहे हो, लेकिन दूसरे में देख एंड व्हाट आर क्या है, नर्स परसेप्शन ऑफ द प्रोग्राम फिजिबिलिटी एंड यूजफुलनेस। परसेप्शन आप मालूम करना चाहते हैं तो आप किसकी परसेप्शन को किस तरह मालूम कर सकते, जब आप उससे
क्वालिटेटिव पे जब आप उससे आस्क कर कोई क्वेश्चन पूछोगे, इंटरव्यू करोगे, तो आप परसेप्शन के बारे में मालूम कर सकते हैं। तो ये देख, एक ही टाइटल है, उसमें दोनों मेथड यूज हुआ है। क्लियर? Yes, sir. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमने डिफिनेशन में पढ़ा था। सबसे पहले सिस्टमेटिक होगा, Very good. ठीक है, सिस्टम के थ्रू आप जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाओगे। प्रॉब्लम रिसर्च क्वेश्चन या रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, इसके ऊपर लिटरेचर रिव्यू, फिर ऑब्जेक्टिव बनाना, फिर डेटा कलेक्ट करना, मेथोडोलॉजी, और ये सारे स्टेप बाय स्टेप जाओगे। लॉजिकल होगा, लॉजिकल। इंडेक्शन या डिडक्शन, डिडक्शन का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, उससे आप स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हो। इंडेक्शन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, आप जनरल की तरफ जा रहे हो, ठीक है। इंडेक्शन मीन फ्रॉम द स्मॉल डाटा आप इंक्रीज, आई मीन इंक्रीज। डिडक्शन मीन बहुत ज़्यादा डाटा, यू आर गोइंग टू डिक्रीज। Yes, sir. डी डिक्रीज एंड आई इंक्रीज। क्लियर? एम्पेरिकल, बेस्ड ऑन एविडेंस, ठीक है। रिडक्टिव एंड रिप्लिकेबल। देख, रिसर्च की जो मेथोडोलॉजी है वो बार बार रिपीट होते या नहीं होते? ऐसा नहीं है कि आपने एक बार क्रॉस सेक्शन स्टडी कर दिया तो खत्म, बार बार इसकी जो मेथोडोलॉजी है वो रिपीटेबल है। सही है? ये कुछ एडिशनल रिसर्च के मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि बिगेन विद अ क्वेश्चन और प्रॉब्लम। हमेशा रिसर्च को आप एक क्वेश्चन या प्रॉब्लम, देख जब अगर एक प्रॉब्लम है नहीं तो आप क्यों रिसर्च करते हो? ठीक है, आप तब करोगे जब कोई प्रॉब्लम है, उसका हल ढूंढने के लिए आप रिसर्च करते हो, आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, ठीक है। रिक्वायर अ क्लियर गोल, जब तक और हर ऑब्जेक्टिव हम सेट करते हैं ना रिसर्च के, जब तक आपके ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, गोल नहीं होंगे, तो आप रिसर्च किस चीज़ के लिए कर रहे हो? एक स्पेसिफिक प्लान और प्रोसीजर होते हैं, ठीक है, मेथोडोलॉजी होती है उसके। मेन प्रॉब्लम को आप सब प्रॉब्लम में आप डिवाइड करते हैं, गोल्स और सब जो ऑब्जेक्टिव एंड सब ऑब्जेक्टिव आपके होते हैं। गाइडेड बाय अ प्रॉब्लम, क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस आप सेट करते हैं। एक्सेप्ट अ सर्टन क्रिटिकल एजम्पशन, इन्वॉल्व डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, दोनों होते हैं। डेटा कलेक्शन भी होता है और इसको फिर आप एनालाइज भी करते हो, ठीक है। पर्पस ऑफ द रिसर्च, अगर इतनी चीज़ों को आप नहीं देखोगे तो सिंपली आप कह सकते हैं कि अगर एग्जिस्टिंग नॉलेज है तो उसको वैलिडेट करना है, उसको रिफाइन करना है, न्यू नॉलेज को जनरेट करना है। दीज आर द मेन पर्पस ऑफ द रिसर्च। सही है? ये आपको कम से कम याद हो, ये मेन जो पर्पस है। ये कहते हैं कि रिव्यू अ सिस्टमाइज, एग्जिस्टिंग नॉलेज को आप रिव्यू करते हो, इन्वेस्टिगेट करते हो, कोई भी करंट कोई सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, उसको आप इन्वेस्टिगेट करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो स्टूडेंट आ जाते हैं और एक स्टूडेंट अपनी कहानी सुना देते हैं, दूसरे अपनी कहानी सुना देते हैं, तो मैं ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मैं डिसीजन लूँगा। फर्स्ट आई विल इन्वेस्टिगेट, इंक्वायरी, दिस इज कॉल्ड रिसर्च। सही है? अगर आप मुझे कहेंगे कि सर ये आपने कोई चीज़ ली है और आप कहते हो ना कि सर ये मैंने ये काम कर दिया था, इसके लिए ठीक है, ये मेडिसिन जो है इसका ये बेनिफिट है, हो सकता है आपके लिए वो बेनिफिशियल हो चुका हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं करूँगा, मैं उसके ऊपर इंक्वायरी करूँगा, रिसर्च करूँगा, तब मैं जो है इसको एडवाइस करूँगा। एक्सप्लोर इन एनालाइज अ जनरल इशू को एक्सप्लोर करना है, कंस्ट्रक्ट न्यू प्रोसीजर और जो सिस्टम है, एक्सप्लेन न्यू फिनोमेना, जनरेट न्यू नॉलेज, वही सारे या जितनी भी है उसकी कम्बिनेशन भी आप ले सकते हैं पर्पज में। अब पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, एडिशनल पर्पस ऑफ साइंटिफिक इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या, डिटरमाइन विच ऑफ द सेवरल एक्सप्लेनेशन एज बेस्ट। आपके पास 2, 3, 4 अल्टरनेटिव है, उसमें से कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है, ये आपको रिसर्च बताएंगे। सही है? इसके बारे में क्या है, टेस्ट अ थ्योरी प्रेडिक्शन या एडवांस नॉलेज अबाउट अंडरलाइंग प्रोसेस एंड एक्सटेंड अ थ्योरी अपॉन न्यू एरिया। सर ये सिर्फ एक्सप्लेनेटरी के लिए यस एक्सप्लेनेटरी के लिए। अब सोर्स ऑफ नॉलेज, इसमें रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। सोर्स ऑफ नॉलेज आप खुद सोचते हैं ना, सोच सकते हैं कि आपके पास अगर एक इंफॉर्मेशन आ चुकी है तो इसकी सोर्स क्या है। सही है? अक्सर आजकल आप लोग न्यूज़ देखते हैं ना, कहते हैं ज़राया ने ये बताए हैं, वो ज़राए उसके सोर्स होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ सोर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जो ज़्यादा नर्सिंग मैंने जो जहाँ से सीखे हैं ना, वो बुक्स और टीचर हैं, इट वाज माय सोर्स। आजकल आप लोग सोशल मीडिया से ज़्यादा सीखते हो, दिस इज़ योर सोर्स। कुछ लोग अथॉरिटीज़, ट्रेडिशनल, सबसे पहले ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल जो अपने फैमिली में अपने घर में आप सीख कर आते हैं।
आपके वालिदैन आपको कहते हैं ना कि झूठ नहीं बोलना है, ये आपको किसने सिखाया था? वालिदैन ने सिखाया था। ठीक है, किसी चीज़ की वैल्यू के बारे में, बड़ों की इज़्ज़त करना है, ये आपको किसने सिखाया था? वालिदैन ने सिखाया था। जब बड़े आ जाते हैं तो आपने उसके लिए एहतरामन उठना है, किसने सिखाया था? वालिदैन ने। फीमेल को बताया कि आपने पर्दा करना है, किसने सिखाया है? वालिदैन ने। फीमेल से कहा है कि आपने घर से बाहर नहीं जाना है, किसने सिखाया था? वालिदैन ने। ठीक है, जब आप बाहर से आते हैं और घर के अंदर आते हैं तो आपने सलाम कहना है। ठीक है, खड़े होकर आपने खाना नहीं खाना है। ये सारे हमने कहाँ से सीखे हैं? अपनी फैमिली से, ट्रेडिशनल। ठीक है, अपने कल्चर से। क्लियर? यहाँ पे ज़्यादा हम ये शलवार कमीज पहनते हैं ना, ट्रेडिशनल है, सही है। अगर हम कराची में जाते या पंजाब में जाते तो वहाँ पे हम ज़्यादा फिर पैंट शर्ट में जाते हैं, वहाँ की ट्रेडिशनल हैं। तो ये सोर्स ऑफ नॉलेज होते हैं। तो एक है ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल आपने समझ गए आप। ठीक है, जो अपने फैमिली से, अपने कस्टम और अपने जो कल्चर से आप सीख कर आते हैं। इसके अलावा क्या सोर्स होते हैं? अथॉरिटी। अथॉरिटीज़ ये है कि मतलब किसी के पास कोई एक्सपर्टीज है, कोई नॉलेज है और आप उससे सीख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अथॉरिटी टू टीच यू, आप मुझसे सीख रहे हो। सो दिस इज आल्सो अ सोर्स ऑफ नॉलेज। एक होता है इंट्यूशन। इंट्यूशन का बारे में आपने सोचा है कभी? दिल में किसी चीज़ के बारे में या माइंड में किसी चीज़ के बारे में कोई ख्याल आना, लेकिन आप उसको लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा है कि आप इस चीज़ के बारे में मुझे बता दें, आप मुझे ठीक बता देते हैं। मैं आपको किस तरह इस चीज़ के बारे में पता? बस मेरे माइंड में ऐसे आया था। आप क्यों आया था? ऐसे लगता है ना जैसे किसी ने आपके माइंड में कोई चीज़ डाल दी हो। ठीक है, आजकल तो हम उसकी तरफ नहीं जा रहे, लेकिन जितनी भी इस्लामिक अगर आप देखें तो जो पैगंबर के पास जो नॉलेज होती थी ना, वो मोस्टली इंट्यूशन नॉलेज होती थी। उसके पास वही आ जाती थी। ठीक है, और वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू उसको बताया जाता था कि मतलब ये है। तो आप उसको इस सेंस पे ले सकते हैं। बाकी वो तो एक और सोर्स बन गया ना। इंट्यूशन में तो कोई आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं लेकर आते, वो तो बस आपके दिल में एक, लोग कहते हैं ना, बस लकी मेरा से ख्याल ला गई दासी भाई। फॉर एग्जाम्पल, हम अक्सर कहते हैं ना, मैं यहाँ इस रूम में बैठा हूँ, अचानक आप यहाँ पे आ जाते हैं, आप कहते हैं कि सर मैं आपसे, आपको किस तरह पता था कि मैं यहाँ पे हूँ? बस वैसे मेरे जहन में आया कि सर यहाँ पे होंगे। आपको किसी ने तो बताया ना इतना। दिस इज सोर्स ऑफ नॉलेज, जिसको इंट्यूशन कहते हैं। आपके माइंड में, आपके दिल में एक चीज़ के बारे में इस तरह के ख्याल आना। ठीक है, तो क्या है? ट्रेडिशनल नॉलेज है। ट्रेडिशनल मैंने आपको बता दिया। अथॉरिटी भी मैंने आपको बता दिया। बोरोइंग का मतलब क्या है? बोरो का मतलब क्या होता है? कर्ज लेना, कर्ज लेना। लेकिन इसमें मतलब क्या है कि नर्सिंग में अगर ज़्यादातर आप देख लेना, ज़्यादातर तो नॉलेज हमने किसी और फील्ड से बोरो की है, या हमने सोशियोलॉजी से ली है, साइकोलॉजी से हमने ली है, इस्लामिक स्टडीज से हमने ली है। ठीक है, मुख्तलिफ नॉलेज हमने ली है ना। तो ये क्या है? बोरिंग। आप नॉलेज किसी और सोर्स से लेकर आते हैं। ट्रायल एंड एरर। खलक वही का ना, वही गलतियां ना जिक्र कीजिए, बट इट्स अ वेरी पुअर सोर्स ऑफ नॉलेज। ये कभी भी आपने नहीं करने हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक पेशेंट है और आप उसके पास किनौला लेकर जाते हो, बार बार प्रिक करते हो कि बस गलतियों से जो है ना इंसान सीख जाते हैं। सही है, हमारी फील्ड में गलतियों की गुंजाइश बहुत कम होते हैं। आपकी एक एरर की वजह से किसी की जान जा सकते हैं। तो बाकी फील्ड में तो खैर, लेकिन नर्सिंग में जो ट्रायल एंड एरर है ना, ये मैटर नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक पेशेंट है फॉर एग्जांपल, और आप कहते हैं चलो उसको पोटाशियम दे देता हूँ, अगर उसकी जान चली जाएंगी नेक्स्ट टाइम मैं किसी को नहीं दूंगा बोलश, अगर नहीं गई तो फिर मैं हर किसी को दे दूंगा। सही है, तो ट्रायल एंड एरर इज नॉट अ गुड मेथड इन अ नर्सिंग फील्ड। सही है, तो गलतियों से सीखना, बार बार कोई गलती करना, आपको समझ आ जाएंगे ना। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे दो, एक आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के वायर हैं, आपने उसको हाथ लगा दी, आपको करंट लग गए। ठीक है, अब आपको समझ आ गई कि नेक्स्ट टाइम इस वायर को मैं कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। ठीक है, ये अपनी गलतियों से सीखा है ना। ठीक है, लोग कहते हैं ना यार एक बार मैं एक गलती कर चुका हूँ,
नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। और इसकी एक बहुत ज़बरदस्त एक कहानी है, लेकिन मैं इस पे नहीं बता सकता। सही है, चलो फिर क्या है, पर्सनल एक्सपीरियंस। ये बहुत ज़बरदस्त है। लोग ज़्यादातर एक्सपीरियंस से सीखते हैं। लोग कहते हैं ना पुश्तों में चुजमा यख्तदा से नहीं स्पिन हुई, ठीक है, धूप ने मेरे बाल को सफ़ेद नहीं किया है। एक्सपीरियंस से, आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हों पहले से, कोई चीज़ आपके ऊपर गुजरा हो, नेक्स्ट टाइम उसके बारे में आपके पास इस चीज़ के बारे में नॉलेज होंगे कि इस चीज़ को, इस टाइप की सिचुएशन को किस तरह हैंडल करना है, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से लोग सीखते हैं ना। जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो एक्सपीरियंस को लोग क्यों इतना ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं? क्योंकि जितना आप एक चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हो, इतना ज़्यादा सीख चुके होंगे आप। एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं, डेट्स वाई। सही है। पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? इन्वॉल्व गेनिंग नॉलेज बाय being personally involved in events, situation or circumstances. Personal experience enable you to gain a skill and expertise by providing care to a patient and families in a clinical setting. For example, you may read about a giving an MI injection or told how to give an injections in a classroom setting, but you don't know how to give an injection until you observe other nurses giving injection to the patients and actually gave several injection yourself. मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप जब आईवी की नवला पास करोगे तो 45 डिग्री से आप जाओगे, आप ये करोगे वो करोगे, लेकिन जब तक आप खुद उसको लेकर नहीं जाओगे, खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे, खुद आप किसी पेशेंट को पास नहीं करोगे, आप इस तरह नहीं सीख सकते। एक्सपीरियंस से आप में ज़्यादा चीज़ें आ जाती है। ठीक है। रोल मॉडलिंग। रोल मॉडलिंग ये है कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा शाहरुख खान जैसे बाल बनाए होते हैं। ये कहाँ से उसने सीखा है? वो तेरे नाम फिल्म के बाद सब बाल उसका नाम भी आ गया था। ये आपने कहाँ से सीखा था? ठीक है, रोल मॉडलिंग से। ठीक है। जो इस्लामिक जो स्कॉलर होते हैं ना, उसकी जो होलिया है वो कहाँ से आया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो उसकी दाढ़ी थी। ठीक है। और ये जो टोपी और वो पहनते हैं, वो सारे ये देख रोल मॉडलिंग होते हैं। आजकल लोग कप्तान चप्पल पहनते हैं। ठीक है, क्यों? ये रोल मॉडलिंग है। रोल मॉडलिंग से आप सीखते हैं। आपके कोई रोल मॉडल होते हैं, वो जिस तरह चीज़ें करते हैं आप उसको फॉलो करते हैं, आप उसको सीख करते हैं उससे। सही है। इंट्यूशन ऑलरेडी हमने बता दिया। कोई इंसाइट होते हैं, लेकिन इंट्यूशन में है कि आप लॉजिकली उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। किस तरह आपने एक चीज़ की, मुझे पता नहीं है, बस मेरे जहन में आई कि आपने ये करना है, बस मैंने कर दिया। रीजनिंग, ये बहुत ज़बरदस्त सोर्स है, सबसे मुझे पसंद है। एक चीज़ के बारे में हम दोनों एक चीज़ के बारे में बहस करना। ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये आजकल पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा होते हैं। अरे ठीक है। या चलो मैं एक और बता देता हूँ। मैं कहता हूँ कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आईएम इंजेक्शन देना ही नहीं चाहिए। इमरजेंसी सिचुएशन है, आप सिर्फ वहाँ पे आईवी इंजेक्शन दिया करें। आप कहते हैं नहीं सर, आईएम इंजेक्शन देनी चाहिए, क्योंकि आप आईवी को लगाएंगे, उसमें टाइम लगेगा, फिर आईवी जो है आपसे ब्रेक पे हो सकता है, ये हो सकते हैं। हम इसके ऊपर रीजनिंग कर रहे हैं। अभी आप अपने जो एविडेंस है, दलाइल है, दे रहे हैं, मैं अपना दे रहा हूँ। तो इससे आपके नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है और मेरे नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है। हो सकता है कि आप ठीक कह रहे हो या मैं ठीक कह रहा हूँ, एट द एंड हम एक रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे, लेकिन आपके नॉलेज भी इंक्रीज होंगे और मेरी नॉलेज भी इंक्रीज होंगे। तो रीजनिंग जो है, दिस इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम नेगेटिवली यूज करते हैं। मैं ऐसी चीज़ के ऊपर रीजनिंग करता हूँ, मुझे खुद भी पता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन नहीं, मैं आपको सही नहीं मानूंगा इस पे रीजनिंग। तो रीजनिंग क्या है? दिस इज अ सोर्स ऑफ learning. Reasoning is the process in organizing the idea to reach conclusion. सही है। इसके अलावा एक और सोर्स है कि एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च के थ्रू हमारे पास जो नॉलेज आते हैं, दिस इज आल्सो सोर्स ऑफ नॉलेज। सही है। आप ये क्या है? ये साइंटिफिक नॉलेज की बात हो रही है। आप सही है। नोइंग। ठीक है। ये क्या है?
4 फंडामेंटल पैटर्न ऑफ नोइंग है जो आप जान सकते हैं किसी चीज को। ये 4 पैटर्न है। कौन कौन से हैं? एक एम्पेरिकल है। एम्पेरिकल का मतलब क्या है? आपकी एक्सपीरियंस के थ्रू, साइंटिफिक एविडेंस के थ्रू, आपके पास एविडेंस हो। ठीक है, आपके पास नॉलेज है ना, मेरे साथ आप रीजनिंग कर रहे हो ना, तो या तो आपके पास इसके बारे में कोई एविडेंस होंगे, इसके बेस पे आप मेरे साथ रीजनिंग कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड एम्पेरिकल। ये क्या है? द साइंस ऑफ नर्सिंग है एम्पेरिकल। आप जो भी प्रैक्टिस करते हो उसकी कोई ना कोई मतलब सोर्स होंगे। देख, ये फैक्चुअल होते हैं। क्यों फैक्चुअल होते हैं? क्योंकि एविडेंस होते हैं इसके, एम्पेरिकल के। फिर क्या? ऑब्जेक्टिव वेरिएबल जो है, हाँ, वेरीफाइबल नॉलेज होंगी इसमें, और ये हमेशा रिसर्च से हम लेते हैं। एम्पेरिकल जो भी नॉलेज होते हैं वो रिसर्च बेस्ड नॉलेज होते हैं, वेरीफाइड नॉलेज होते हैं, वैलिडेटेड नॉलेज होते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन हो गई उसकी। क्लिनिकल एग्जांपल इसकी क्या है? जो नॉर्मल एडल्ट रेस्पिरेटरी रेट है वो 10 से लेकर 20 तक है। ठीक है, हर कोई ये कहते हैं ना, आपको भी हम कहते हैं, आपसे कोई भी एग्जामिनर पूछे क्या अच्छा मुझे नॉर्मल बीपी बता दें, तो आप मुझे बता देते हैं। तो ये स्टडी ने ये प्रूव किया है कि नॉर्मल बीपी इतना है। सही है, ये इसके एक एविडेंस मौजूद है। ऐसा नहीं है कि आप तुक्का से कह रहे कि ऐसा है। और रिसर्च कनेक्शन क्या है? क्वांटिटेटिव। क्यों क्वांटिटेटिव है? रिसर्च RCT है, सिस्टमेटिक रिव्यू, इसके थ्रू आप एम्पेरिकल कर सकते हैं क्योंकि एम्पेरिकल एविडेंस बेस है। तो एविडेंस बेस का मतलब क्या है? वाई हम किस में मालूम करते हैं? एनालिटिकल। तो RCT क्या है? रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। सही है, क्लियर? सेकंड पैटर्न क्या है? एथिक्स। एथिक्स क्या है? एम्पेरिकल तो साइंस है अब नर्सिंग। एथिक्स क्या है? मॉरल कंपोनेंट है। डिफिनेशन क्या है? नोइंग ऑफ राइट रॉन्ग, कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज फेयर, व्हाट इज अनफेयर, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड। ये इसके बारे में आप जब समझ सके ना, दिस इज एथिक्स। कि आप में इस चीज़ के बारे में आप में तमीज़ आप कर सके कि कौन सी चीज़ ठीक है और कौन सी चीज़ गलत है। तो ये क्या है? एथिक्स है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? डिसाइडिंग वेदर टू रिस्पेक्ट, क्या है? जेविश वेटनेस, रिफ्यूजल ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन वर्सेस सेंक्स देयर लाइव्स। सही है, अगर एक पेशेंट है और वो रिफ्यूज कर रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन को, ठीक है, और दूसरे आपके पास क्या है? उसकी जिंदगी बचानी है, आप क्या करोगे? मतलब अगर वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं लेना चाह रहे, जैसे उसकी मर्जी है, ऑटोनॉमी है, एथिकल प्रिंसिपल है, लेकिन किसी की जिंदगी बचाना, ये भी बड़ा लाजमी चीज है। ठीक है, बेनिफिश उसमें आते हैं ना, बेनिफिशेंस में आते हैं, या नॉन मेलिफिसेंस, किसी को नुकसान न पहुंचाना। अगर ब्लड नहीं दोगे तो पेशेंट मर सकता है। तो यहाँ पे 2 एथिकल प्रिंसिपल आ गई कॉन्फ्लिक्ट में, आप कौन सी को करोगे? ठीक है, तो इसको कहते हैं एथिकल। या फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। एक फीमेल है और डॉक्टर ने उसको एडवाइस की है, कोई कार्डिक पेशेंट है जो भी है, कि उसके मतलब एबॉर्शन करवाने हैं। अगर नहीं करेंगे तो उसकी माँ की जान जा सकते हैं। अब एबॉर्शन करना इस्लाम में हराम है। ठीक है, एक इंसान की ज़िंदगी लेना सारी इंसानियत की ज़िंदगी लेने के बराबर है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? ठीक है, अब यहाँ पे आप देख, इस्लाम फिर ये भी कहते हैं ना कि जो बच्चे हैं उससे ज़्यादा फौकियत किस चीज़ के ऊपर दी है? माँ के ऊपर, मदर को ज़्यादा प्रायोरिटी मदर को दी है। और डॉक्टर ने एडवाइस की है कि आपकी माँ की, तो यहाँ पे आप दोनों में से किसकी ज़िंदगी बचाओगे? ये आपको कौन बताते हैं? एथिकल। ठीक है, एथिक्स आपको बताते हैं। सही है, इसके लिए कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी आप यूज करोगे? एथिकल। ठीक है, जो भी रिसर्च आप कर रहे हो, आया वो एथिकली एक्सेप्टेबल है या नहीं? जो कंसेंट फॉर्म लेते हैं ना हम, ये भी इसके एक एग्जांपल है। सही है, अच्छा। 4 क्या है? पर्सनल नोइंग, जो हमने बेसिक रिसर्च के बारे में की। थेरापेटिक यूज ऑफ सेल्फ, डिफिनेशन क्या है? कि आप सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस के लिए, ऑथेंटिसिटी या रिलेशनशिप विद द पेशेंट्स के लिए। एंड सेंस क्या? आई सेंस दिस पेशेंट इज एंशियस डिस्पाइट अ नॉर्मल वाइटल।
आई सेट एंड लिसन क्वाइटली। ठीक है, एक पेशेंट है, मैंने देख लिया कि ये पेशेंट जो है उसको एंजाइटी है, ये कोई प्रॉब्लम में है, कोई टेंशन में है। मैं उसके साथ बैठ गया, ठीक है, और मैंने उसको क्या किया, सुनना शुरू किया। आपको क्या प्रॉब्लम है, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। सही है। इसके लिए कौन से रिसर्च आप कर सकते हो, क्वालिटेटिव। क्यों? क्योंकि आप उसके परसेप्शन फीलिंग को मालूम करना चाह रहे हो, उसके एक्सपीरियंसेस को मालूम करना चाह रहे हो, इस टाइम उसके दिल में क्या चल रही है। सही है। पियर क्या है, एस्थेटिक, द आर्ट्स ऑफ नर्सिंग, एस्थेटिक ये बहुत वो है। द आर्ट्स ऑफ नर्सिंग, एम्पैथी, इंट्यूशन, स्केल्स एंड मोमेंट, नोटिसिंग क्या है, a suitable change in a patient facial expressions and lead to check their blood glucose, finding it's dangerous। ये लेकिन इसके लिए कौन सी स्टडी चाहिए, एक्सपर्ट प्रैक्टिस। आप पेशेंट को देखकर आप बता सकते हैं कि कुछ गलत होने जा रहा है। ठीक है, पेशेंट की कलर चेंज हो रहा है तो हम अक्सर कहते हैं ना, हम उसको बैठा देते हैं। ठीक है, हम पहले से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए। अब इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। क्या है लिमिटेशन? है लिमिटेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड। कौन कौन से हैं? एक तो ये है कि जो साइंटिफिक मेथड है वो कैन नॉट आंसर मॉरल और एथिकल क्वेश्चन। जो मॉरल और एथिकल क्वेश्चन है ना, उसको आपकी साइंटिफिक एथिक क्वेश्चन नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हम करते हैं ना मॉरली एथिकली, लेकिन आप साइंटिफिकली आप उसको प्रूव नहीं कर सकते। साइंस तो ये कहते हैं कि आपने एबॉर्शन करने हैं, लेकिन एथिकल ये है कि आप नहीं करोगे, इसको तो वो आंसर नहीं कर सकते। सही है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, साइंस डिस्क्राइब व्हाट इज नॉट व्हाट आर टू बी। क्या मतलब हो गया? देख एग्जाम्पल क्या है, साइंस कैन टेल यू हाउ टू क्लोन अ ह्यूमन बट नॉट वेदर यू शुड। ठीक है, आपको तो एक चीज के बारे में बताते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल साइंस डिस्क्राइब व्हाट इज नॉट, ये क्या नहीं होना चाहिए ये तो बताते हैं, लेकिन अगर क्या नहीं होने चाहिए तो इसकी जगह क्या होनी चाहिए इसके बारे में आपको नहीं बताते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं ना कि इस चीज के ये काम नहीं करना चाहिए, अगर एक मेडिसिन है ये इस पेशेंट को नहीं देना चाहिए, वो अलग बात है। मॉरली बात हो रही है कि अगर ये चीज गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये तो आपको बताते हैं साइंस, लेकिन ये नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, ये आंसर आपको नहीं मिलेगा उसमें। ठीक है, सब्जेक्ट टू ह्यूमन एरर एंड बायस, सब्जेक्ट टू ह्यूमन एरर एंड बायस। रिसर्चर में अनकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस रिजल्ट। किस तरह? देख, जब भी एक इंसान कोई भी काम करते हैं ना, तो उसमें बायसेस की चांसेस होते या नहीं होते? हो सकता है ना, गलती इंसान से हो सकती है ना, गलती तो इंसान से हो सकती है ना। आपने कोई एक रिजल्ट दे दी, हो सकता है कि जो रिजल्ट आप दे रहे थे एनालिसिस में आपसे कोई गलती हो सकती है। सैम्पलिंग की मेथड में आपने कुछ पसंदगी और नान पसंदगी का आपने ख्याल रखा था, आपने कुछ मर्जी के पार्टिसिपेंट आपने सर्च की थी। ठीक है, तो कुछ स्केल डियरेस्ट चांस फॉर द बियासेस रिक्वायर ऑब्जर्वेबल फिनोमेना, कैन नॉट स्टडी थिंग दैट कैन नॉट बी मेजर और ऑब्जर्व। साइंस तो जो चीज आपको नजर आ रहा है उसके ऊपर यकीन करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ साइंस आपको कभी भी प्रूव नहीं करेगा कि जब आप मर जाओगे आपने दोबारा जिंदा होना है और फिर क़यामत आ जाएंगे और जहन्नम होंगे और जन्नत होंगी, ये आपको साइंस नहीं बताएंगे। साइंस तो आपको उस चीज के बारे में बताते हैं जो सामने है, जो आप देख सकते हैं, जो आप सुन सकते हैं, जो आप फील कर सकते हैं, उसके बारे में बताते हैं। सही है। हर वो चीज के बारे में साइंस आपको बता सकते हैं जो ऑब्जर्वेबल हो, जो नॉट ऑब्जर्वेबल हो उसके बारे में आपको नहीं बता सकते। सही है। फॉर एग्जाम्पल ये जिस तरह मैंने कहा, द सोल आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस एब्स्ट्रैक्ट ब्यूटी। सही है कि मतलब आप दोबारा जिंदा हो जाओगे, ये साइंस आपको कभी नहीं बताएंगे। सही है। रिजल्ट आर प्रोबेबिलिस्टिक्स नॉट एब्सोल्यूट। देख, जब भी हम रिजल्ट देते हैं ना तो हम कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली या प्रोबेबली ये हो सकता है, हम 100% नहीं कहते कि ये होगा। आपने बारिश के बारे में कभी कहा है कि आज 100% चांसेस है बारिश की?
कहते हैं ना 90% चांसेस, 80% है, 40% 50% है। साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक जो रिसर्च है उसमें आप मुझे कभी भी नहीं कह सकते 100%, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के बारे में कह सकते, एब्सोल्यूट के बारे में आपको कभी भी नर्सिंग रिसर्च वो साइंटिफिक रिसर्च नहीं बताएंगी। कंक्लूजन ऑन बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी नॉट 100%, सर्टेनिटी उसमें 100% नहीं होंगे। स्मोकिंग इंक्रीज कैंसर रिस्क बट नॉट एवरी स्मोकर गेट कैंसर, ठीक है। हम कहते हैं ना कि स्मोकिंग की वजह से कैंसर हो सकते हैं, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी स्मोकिंग करेगा उसको कैंसर होगा। प्रोबेबिलिटी के बारे में तो ये लिमिटेशन है, मतलब ये आपको एब्सोल्यूट चीज के बारे में नहीं बता सकते। क्लियर? कैन नॉट कैप्चर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस फुल, ये मैंने आपको बता दिया कि हमेशा साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव के ऊपर जाएंगे, जो चीज वो देखेंगे बताएंगे, सब्जेक्टिव नहीं। क्वालिटेटिव डेटा इज हार्ड टू क्वांटिफाई, इसलिए हम क्वांटिटेटिव के लिए क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं परसेप्शन के लिए, क्वांटिटेटिव नहीं कर सकते, क्योंकि क्वांटिटेटिव एज अ साइंटिफिक मेथड है। पेन, लव, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप कहते हैं मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, कितना, ये कितना आप मुझे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कितना, कितना का क्या मतलब है? सही है। मैं आज खुश हूँ, कितना, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, कितना, ठीक है, आप नहीं बता सकते। साइंटिफिक हम इस चीज के बारे में नहीं बता सकते, सब्जेक्टिव के बारे में ये इसकी लिमिटेशन है कि वो आपको नहीं बता सकते। सही है। लिमिटेड बाय अवेलेबल टूल्स एंड टेक्निक, वी कैन ओनली स्टडी व्हाट वी कैन मेजर। साइंटिफिक में थर्मामीटर है, हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, लेकिन पेन के लिए कोई थर्मामीटर नहीं है, पेन को हम मेजर नहीं कर सकते साइंटिफिक मेथड से। डार्क मैटर वाज theoretical until better telescope emerged. See, replications crisis, many studies cannot be replicated. किस तरह psychology and medicine have faced issue with the reproducibility, time consuming बहुत ज़्यादा है and expensive है, not suitable for urgent decision, can't wait 10 years for a study when a decision needed now. मुझे अभी एक चीज़ की सोल्यूशन चाहिए और जो मैं स्टडी कर रहा हूँ उसके सोल्यूशन मुझे 10 साल बाद मिलेंगे, 10 साल बाद मैं इसका क्या करूँगा, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि साइंटिफिक चीज़ के ऊपर आप जाओगे तो ये एक्सपेंसिव भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है, इस टर्मिनोलॉजी को हम डिस्कस कर चुके हैं, सिंपली मैं आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले है वेरिएबल। वेरिएबल हर उस चीज़ को कहते हैं जिसमें वेरिएशन हो, चेंज हो, ठीक है। तो हर वो चीज़ जो वेरीज हो फ्रॉम अदर, इसको हम वेरिएबल कहते हैं। किस तरह? फॉर एग्जांपल बीपी क्या है? वेरिएबल। क्यों? क्या बीपी कांस्टेंट होते हैं? देख, वेरिएबल दो टाइप के होते हैं ना, एक मेरी बीपी और आपकी बीपी में भी वेरिएशन है, एक तो ये है। दूसरा ये है कि क्या बीपी हमेशा 120/80 होगा? इसमें वेरिएशन आ सकते हैं ना, ये 170 भी हो सकते हैं, ये 200 भी हो सकते हैं। टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है? वेरिएबल है, ये तो इसके लिए उसको वेरिएबल कहते हैं। हर वो चीज, एज, वेट, हाइट। आप मुझे एक बात बता दें, जब आप पैदा हुई थी बिलाल तो आप मेरे ख्याल में 3.5 kg की थी, आप कितनी kg के हो? तो वेरिएशन आ चुका है ना। तो वेट क्या है? वेरिएबल है। हाइट, जब आप पैदा हुई थी तो इतने थे जितना आज हो, ठीक है, तो इसमें वेरिएशन आ चुका है। तो हर वो चीज जिसमें वेरिएशन आएगा उसको हम वेरिएबल कहेंगे। क्लियर? फिर एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक है डिपेंडेंट। चलो आपकी डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। वेरिएबल इज एनीथिंग दैट कैन चेंज और वेरी, एंड रिसर्च वेरिएबल आर द थिंग you measure, क्या manipulate or control. अब एग्जाम्पल इन स्टडी, क्या है? स्टडी टाइम एंड एग्जाम स्कोर। स्टडी टाइम इज अ वेरिएबल। क्यों? स्टडी टाइम है और एग्जाम स्कोर के बीच आप स्टडी करना चाह रहे हो, तो स्टडी टाइम क्या है? वेरिएबल। क्यों वेरिएबल है? चेंज हो सकता है ना। स्टडी टाइम को आप कम भी कर सकते हो, स्टडी टाइम को आप ज्यादा भी कर सकते हो, तो वेरिएबल है। अब एग्जाम स्कोर भी वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है?
एग्जाम स्कोर फिक्स आते हैं, सबके 4 जीपी आते हैं, किसी के 2, किसी के 2.2, 2.5, 3 एंड 5, 4, 5 वगैरह वगैरह, 5 तक तो नहीं है जीपीए। दोनों वेरिएबल हैं, लेकिन आप इन दोनों वेरिएबल के बारे में कभी सोचा है? एक वेरिएबल ऐसे हैं जो मेरी कंट्रोल में है, लेकिन एक वेरिएबल ऐसा है जो मेरे कंट्रोल में नहीं। इन दोनों में देख, जो स्टडी टाइम है ये मेरे कंट्रोल में है। मैं 1 घंटा भी स्टडी कर सकता हूँ, मैं 2 घंटे भी स्टडी कर सकता हूँ, और मैं 10 आवर भी स्टडी कर सकता हूँ। लेकिन एग्जाम स्कोर मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। वरना मैं तो चाहता कि हर बार मैं 4 जीपीए लेता, लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो जो मेरे कंट्रोल में है, जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, जो मैं अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सकता हूँ, अपनी मर्जी से इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ, उसको मैं क्या कहूँगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो टाइम क्या है? स्टडी टाइम इंडिपेंडेंट। लेकिन जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं मैनिपुलेट नहीं कर सकता, उसको मैं डिपेंडेंट वेरिएबल कहूँगा। एक और भी मैं बता सकता हूँ, एक काज वेरिएबल है, एक इफेक्टिव वेरिएबल है। जो इंडिपेंडेंट है उसको हम काज वेरिएबल कहते हैं। क्यों? जो एग्जाम स्कोर है ना, वो किस वजह से इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं? स्टडी टाइम काज हो गया, और स्टडी टाइम की वजह से इफेक्ट क्या है? स्कोर। तो जो स्कोर है उसको हम इफेक्ट वेरिएबल भी कह सकते हैं, उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं, आउटकम वेरिएबल भी कह सकते हैं, और जो टाइम है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं, और काज वेरिएबल भी कह सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब यह हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन और अमॉन्ग्स वेरिएबल्स। द स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप, इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। आप कहते हैं कि स्मोकिंग और कैंसर के बीच एक रिलेशनशिप है। सो दिस इज अ हाइपोथेसिस। फिर हाइपोथेसिस की टाइप है नल हाइपोथेसिस, एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, या रिसर्च हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि देयर इज नो एनी रिलेशनशिप बिटवीन दीज 2 वेरिएबल, और अल्टरनेटिव कहते हैं कि नहीं, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज 2। तो हाइपोथेसिस को सिंपली आप इस तरह याद करें कि दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन और मोर देन 2 वेरिएबल्स। क्लियर? तो ये हाइपोथेसिस है। सो हाइपोथेसिस क्या है? क्या एजुकेटेड गेस है किस चीज के बारे में? कि रिलेशनशिप बिटवीन और 2 और मोर वेरिएबल। और ये हमेशा जब भी आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्च से पहले हम लिख देते हैं। सही? क्वांटिटेटिव में, क्वालिटेटिव में रिसर्च हाइपोथेसिस की कोई नीड नहीं है। एग्जांपल क्या है कि स्टूडेंट्स हु ईट ब्रेकफास्ट बिफोर एन एग्जाम will score highly than the student who do not eat breakfast। आपके एग्जाम है, आज आपके पेपर है, पेपर से पहले आप ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आप पेपर के लिए जाते हैं, तो आप अच्छी स्कोर लेते हैं उन स्टूडेंट के मुकाबले में जो ब्रेकफास्ट नहीं करते और डायरेक्टली जाते हैं, क्या उनके एनर्जी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स की नीड है। ठीक है? तो ये एक स्टडी है, एक वेरिएबल है। ये वेरिएबल, अब इसके 2 हाइपोथेसिस बना सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि देयर इज नो एनी सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन द ब्रेकफास्ट एंड एग्जाम स्कोर, सो इट विल बी नल हाइपोथेसिस। अगर आप कहते हैं कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन द ब्रेकफास्ट एंड एग्जाम स्कोर, सो इट विल बी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। थ्योरी क्या है? थ्योरी अभी रिसेंटली आप पढ़ रहे हैं, तो इस पर हम नहीं जाएंगे कि सेट ऑफ एजम्पशन है और प्रीपोजिशन है और कॉन्सेप्ट है, वो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है? थ्योरी आपको बहुत अच्छी समझ आ रही है। तो पॉपुलेशन क्या है? द एंटायर सेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप स्टडी करना चाह रहे हैं, इट्स अ पॉपुलेशन। हम कहते हैं ना, जब भी हमारे पास आप टॉपिक लेकर आते हैं तो हम आपसे कहते हैं कि आपकी पॉपुलेशन क्या होंगे, टारगेट पॉपुलेशन। जिस चीज के ऊपर, जिस पॉपुलेशन के ऊपर आप स्टडी करना चाहते हैं, वो सारा पॉपुलेशन, सारा जो यूनिट है वो आपके पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, आप नर्सिंग स्टूडेंट्स के ऊपर स्टडी करना चाह रहे हैं, तो जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं ये आपके पॉपुलेशन है, चाहे वो मेटेक के हो, चाहे वो किसी और कॉलेज के हो, वो सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स एज योर पॉपुलेशन। अगर आप किसी
कंजेनाइटल डिफेक्ट के बारे में स्टडी करना चाह रहे हो, या आप अगर प्रेगनेंसी के ऊपर स्टडी करने चाह रहे हो, तो जितनी भी ऐसी फीमेल जो रिप्रोडक्टिव एज में है वो सारे आपके पॉपुलेशन है। ठीक है, अगर आप किसी और जो भी पॉपुलेशन आपको समझ में आ गए ना। अब एक है सैंपल। सैंपल उस पॉपुलेशन का जो सब यूनिट होता है। हमने कहा ना कि नर्सिंग स्टूडेंट हमारी पॉपुलेशन है, लेकिन सारे नर्सिंग स्टूडेंट के ऊपर तो हम स्टडी नहीं कर सकते, हम उससे कुछ यूनिट्स लेंगे। ठीक है, सैंपल हम कहते हैं ना, इसके ब्लड सैंपल भेज दें, तो ब्लड इज योर पॉपुलेशन, और उससे जो टेस्ट के लिए आप भेजते हैं ये सैंपल है। तो सैंपल उसका पार्ट। लेकिन एक बात याद रखिए कि द सैंपल मस्ट बी अ ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। अगर हम नर्सिंग स्टूडेंट के ऊपर स्टडी करते हैं तो सैंपल नर्सिंग स्टूडेंट से होनी चाहिए, नॉट फ्रॉम द स्टूडेंट्स। सही है, और ऐसे स्टूडेंट से जो नर्सिंग स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो पॉपुलेशन सैंपल क्या है? सैंपल इज अ स्मॉलर या मैनेजेबल ग्रुप या सब यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन। समझ में आ गई बात? और जिस तरीके से हम सैंपल लेते हैं उसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। फिर इसके दो टाइप है, प्रोबेबिलिटी है, नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की फिर सब टाइप है 5, नॉन प्रोबेबिलिटी की सब टाइप है 5, हम उस पर नहीं जाएंगे। डेटा क्या है? डेटा की सिंपल डिफिनीशन है कि द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का एक टुकड़ा, इसको डेटा कहते हैं। हम कहते हैं ना, आपके बारे में मेरे पास काफ़ी डेटा मौजूद है। इसका मतलब क्या है? आपके बारे में मेरे पास काफ़ी इंफॉर्मेशन मौजूद है। न्यूमेरिकल फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड डेटा। या एक और आसान में कर देता हूँ, वेरिएबल के लिए जो आपकी वेरिएबल है उसके लिए जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं, दिस इज डेटा। फॉर एग्जांपल, बीपी क्या है? वेरिएबल है। 120/80 क्या है? डेटा है। सो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करते हैं ये क्या है? डेटा है। सही है, और हम कहते हैं ना, हमने डेटा कलेक्ट कर दिया, हमने 20-30 जो है क्वेश्चनर को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक क्वेश्चनर में इतनी क्वेश्चन है, उसके इतने आंसर है, ये सारे क्या है? डेटा है। सो डेटा इज अ फैक्ट है, फिगर है, ऑब्जर्वेशन है, इंफॉर्मेशन है, यू कलेक्ट ड्यूरिंग योर रिसर्च। डेटा कैन बी नंबर, वर्ड्स, इमेज और साउंड। एक प्राइमरी डेटा, एक सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा कौन सा है? जो डायरेक्टली आप खुद क्या करते हो? कलेक्ट करते हो। सेकेंडरी जो ऑलरेडी मौजूद है, किसी और सोर्स से आप कनेक्ट करते हो। प्राइमरी डेटा हम डायरेक्टली हमेशा जो हमारे पार्टिसिपेंट है, हमारे जो पेशेंट है, उससे हम लेते हैं। सेकेंडरी डेटा हम किसी और सोर्स से ले सकते हैं, उसके मेडिकल रिकॉर्ड से ले सकते हैं, उसके पेशेंट के अटेंडेंस से ले सकते हैं, उसके हॉस्पिटल जो प्रीवियस हिस्ट्री है उससे ले सकते हैं, उसके फ्रेंड्स से ले सकते हैं, वो सेकेंडरी डेटा है। सही है, जो बेसिक जो क्या है सोर्स है, उसके अलावा जो डेटा आप कलेक्ट करते हैं वो सारे सेकेंडरी में आते हैं। सेकेंडरी को हमने बताया। वैलिडिटी क्या है और रिलायबिलिटी क्या है? वैलिडिटी का मतलब क्या है? अक्सर हम कहते हैं ना, हम क्वेश्चनर की भी बात करते हैं ना, हम कहते हैं कि ये इस क्वेश्चनर की आपने वैलिडिटी और रिलायबिलिटी आपने चेक की या नहीं किया। तो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? आसान अल्फाज में मुझे बता रहे हैं। चलो एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास एक बीपी ऑपरेटर, बीपी सेट है, मैं उससे बीपी चेक करता हूँ। उस बीपी से एक पेशेंट है, उसकी बीपी है, वो बीपी ऑपरेटर्स मुझे कह रहे हैं कि बीपी है 120/80। अब मुझे बता दें, इस रिलायबिलिटी वैलिडिटी इसमें क्या हो सकते हैं? वैलिडिटी ये है कि ये हम चेक कर ले खुद और हमें पता चले कि हाँ ये 120/80। रिलायबिलिटी ये है कि रिजल्ट बार-बार वही आ रहा है। एक वैलिडिटी का मतलब ये है ना कि ये, अगर एक और एग्जांपल बता देता हूँ, आपने किसी पेशेंट की टेस्ट कर ली और उसमें एमपी पॉजिटिव आ गया, मलेरिया पॉजिटिव है, आप कितने % ये चांसेस है कि वाकई ये जो टेस्ट आपने की है वो टेस्ट करेक्ट है? ये वैलिडिटी है, करेक्शन की बात हो रही है उसमें। कभी कभार होते हैं ना कि पॉजिटिव होते हैं, हम उसको पॉजिटिव और पॉज नेगेटिव, ये आप एपिडेमियोलॉजी में आप ये चैप्टर पढ़ चुके होंगे। ठीक है, देख कभी कभार पेशेंट को कोई साइन सिम्टम नहीं होती, फिर भी उसके एमपी पॉजिटिव आ जाते हैं। हम कंफ्यूज रहते हैं ना कि यार ये ठीक है या नहीं।
या कभी कभार पेशेंट की एज भी 4 और 5 आ जाते हैं, लेकिन पेशेंट को आप देखो कि पेशेंट बिल्कुल हेल्थी नज़र आ रहे हैं। तो क्या ये जो टेस्ट किया है, आइए ये टेस्ट ठीक है या नहीं है? वैलिडिटी हमेशा हम इंस्ट्रूमेंट की करते हैं, टूल्स की करते हैं, कि जो टूल्स है आइए ये टूल्स ठीक है या नहीं। जो ग्लूकोमीटर है जिससे मैं शुगर चेक करता हूँ और जो मुझे रिजल्ट देता है, आया ये ग्लूकोमीटर सही रिजल्ट मुझे देता है, दिस इज वैलिडिटी। इसी तरह क्वेश्चन एयर की भी हम, जो क्वेश्चन एयर है क्या उसके जो क्वेश्चन है वो वैलिड है, मेरी जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को मीट कर रही या नहीं कर रही, आई ये क्वेश्चन एयर मेरी स्टडी के मुताबिक है भी या नहीं, दिस इज वैलिडिटी। टूल्स की बात हो रही है, टूल्स की बात हो रही है, क्वेश्चन एयर की बात हो रही है। जब भी टूल्स की करेक्शन की बात होगी ये वैलिडिटी होंगी। इसीलिए जब भी आप क्वेश्चन एयर की वैलिडिटी चेक करते हैं, आप क्या करते हैं, आप एक्सपर्ट के पास जाते हैं, जो एक्सपर्ट है आप उससे चेक करवाते हैं कि सर आप उसको देख लें, ये इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, ये मेरे ऑब्जेक्टिव है, आए इस ऑब्जेक्टिव के साथ ये अलाइन है या नहीं है, ये जिस वार्ड में आप काम करते हैं उस वार्ड के सुपरवाइजर से, उसके कंसल्टेंट से, उसके या नर्सिंग में अगर किसी ने MSN किया, PhD किया, उससे आप कर रहे हो, तो ये टूल्स की वैलिडिटी आप चेक कर रहे हो कि आपके क्वेश्चनर ठीक है नहीं है। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, रिपीटेबिलिटी। मैंने एक बार BP ले ली, उसी पेशेंट की 120/80 है, मैंने दोबारा ले ली 150/100 है, पहली बार ये, दूसरी बार ये, तीसरी बार मैंने ले ली 200/90 है, तो क्या ये रिलायबल है? नहीं है। एक बार मैंने टेस्ट कर लिया MP पॉजिटिव, दोबारा मैंने उस टेस्ट कर दिया नेगेटिव, तो ये क्या है, नॉट रिलायबल। तो क्वेश्चनर में हम रिलायबिलिटी क्या करते हैं, रिलायबिलिटी करने के लिए, रिलायबिलिटी के लिए हम पायलट स्टडी करते हैं। पायलट स्टडी में यह है कि हमारे जो सैंपल है, जो पॉपुलेशन की जो सैंपल है उसका 10% हम सैंपल लेते हैं। फिर अगेन अगर मेरे स्टडी के सैंपल या पॉपुलेशन हमारे पास क्या है 100 है, तो मैं 10 पार्टिसिपेंट के ऊपर स्टडी करूंगा, मैं उससे वही क्वेश्चनर में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, मैं उससे क्वेश्चन करूंगा क्यों आया मेरे पास वो जो क्वेश्चन है उसके आंसर सही, रिलेबिलिटी मतलब रिपीटेबली आ रही या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो स्टूडेंट है उसको समझ नहीं पा रहे। सही है, तो रिलायबिलिटी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मेरी क्वेश्चनर है वो स्टूडेंट के समझ में आ रहे या नहीं आ रहे। अगर कुछ क्वेश्चन सेमली आ रही है तो इट्स मीन कि रिलायबल है। सही है, तो वैलिडिटी के लिए आप एक्सपर्ट के पास जाओगे जब भी आप क्वेश्चनर की वैलिडिटी करते हैं। रिलायबिलिटी के लिए आप पायलट स्टडी की तरफ जाएंगे। सही है, क्लियर। जनरलाइजेबिलिटी का मतलब क्या है, मैंने कहा कि क्वांटिटेटिव स्टडी को आप जनरलाइज कर सकते हो। आपने एक स्टडी की, उस स्टडी को आप होल पॉपुलेशन पे अगर आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, जनरलाइजेबिलिटी है। लेकिन क्वालिटेटिव स्टडी को आप जनरलाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप यहाँ के लोगों की जो प्रॉब्लम है, जो एक्सपीरियंसेस है, जो परसेप्शन है, वो पेशावर के लोगों के नहीं होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। अगर आप स्टडी करना चाह रहे हैं अमान के ऊपर कि पीस यहाँ पे है या नहीं, तो यहाँ पे लोगों के परसेप्शन अलग होंगे। लेकिन अगर इस्लामाबाद के लोगों से आप पूछेंगे वो कहेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, हाँ, तो मतलब उसको पता भी नहीं है, तो आप ये स्टडी वहाँ पे आप जनरलाइज नहीं कर सकते। क्लियर। तो क्वालिटेटिव आपकी जो फीलिंग है लाजमी नहीं है कि आपकी फीलिंग मेरी फीलिंग भी हो। क्लियर। तो जनरलाइजेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि दैट योर फाइंडिंग फ्रॉम अ सैंपल कैन बी अप्लाइड टू द लार्जर पॉपुलेशन एट आंसर कैन आई यूज दीज रिजल्ट फॉर एवरीवन। अगर आप अपना रिजल्ट हर किसी के लिए यूज कर सकते हैं तो ये जनरलाइज है, अगर यूज नहीं कर सकते तो ये जनरलाइज नहीं है। सही है। एग्जाम्पल क्या है कि यू स्टडी 300 फीमेल मेडिकल स्टूडेंट इन कराची एंड फाइंड दे prefer online learning. Can you generalize this to all medical students in Pakistan? Probably not, because you only study female in one city. To generalize your sample must truly represent the whole population. अगर हम देखें तो दिर में तो फीमेल के साथ मोबाइल ही नहीं होता, बहुत कम लोगों के साथ मोबाइल होता है फीमेल, तो यहाँ पे तो वो नहीं कर सकते। ठीक है। कोरिलेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्वांटिटेटिव को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो न्यूमेरिकल उसमें नंबर उसमें इंपॉर्टेंस होते हैं।
क्वालिटेटिव को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जब फीलिंग, सजेशन और एक्सपीरियंस है तो वर्ड, इमेज, ये सारी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट हो। क्रॉस सेक्शनल स्टडी, इसको स्नैपशॉट भी कह सकते हैं। स्नैपशॉट क्यों कहते हैं कि एट द सेम टाइम आप एक्सपोजर और आउटकम के बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं, उसमें कोई फॉलो अप नहीं होता, ठीक है। उसमें ये शॉर्ट स्टडी है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, लेस एक्सपेंसिव स्टडी है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ किस तरह आप कहते हैं स्नैपशॉट। स्नैपशॉट आप कहते हैं ना, आपने सेल्फी ले ली, बस बात खत्म, इसमें फॉलो अप नहीं होता, इसके लिए हम कुछ भी नहीं करते। इसके एक एग्जांपल बता देता हूँ कि एक्सपोजर और आउटकम एट द सेम पॉइंट, टाइम पॉइंट में हम किस तरह उस पर डाटा लेते हैं। आप किसी कम्युनिटी में जाते हैं, कम्युनिटी में आप देखते हैं कि लोग जो है उसको बहुत ज़्यादा डायरिया प्रॉब्लम है, लूज मोशन बहुत ज़्यादा है, जीआईटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। आप लोगों से डाटा लेते हैं, क्यों है ये जीआईटी प्रॉब्लम, क्या है, आउटकम है। लोग कहते हैं यहाँ पे जो पानी है ना, ये साफ पानी नहीं है जो लोग यूज़ करते हैं, या बारिश की कड़ी हुई पानी है, या जो भी है, कंटेमिनेटेड वाटर यूज़ करते हैं। तो कंटेमिनेटेड वाटर एज आ एक्सपोजर, और जो जीआईटी प्रॉब्लम है आउटकम, दोनों के बारे में आपने डाटा कलेक्ट किया। लेकिन आप दोबारा ऐसा नहीं करते कि आप दोबारा जाते हैं, आप उसके लिए कुछ नहीं करते कि आप उसके लिए जो है मतलब पैल्टर लगा दे और पानी साफ करे, और फिर 1 या 2 साल बाद दोबारा आप जाए वहाँ पे देख ले कि मतलब लोग अब उसके रिकवर हो गए या नहीं। आप कुछ नहीं करते, उसमें ना फॉलो अप करते कुछ। तो फिर ये स्टडी हम क्यों करते हैं? मतलब ना उसके लिए हम फॉलो अप करते हैं, ना हम उसके लिए कुछ करते हैं ना, तो फिर ये स्टडी क्यों करते हैं? हम स्पॉट आइडेंटिफाई करते जी, कास्ट आप मालूम नहीं कर सकते ना, लाजमी तो नहीं है कि कंटेमिनेटेड वाटर से हो। प्रेवेलेंस मालूम करने के लिए ये एमसीक्यूज में बार बार आते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी डिजाइन इज बेस्ट टू फाइंड आउट द प्रेवेलेंस। जब भी आप प्रेवेलेंस को मालूम करना चाहते हैं, हम, क्योंकि हमें पता चल जाता है ना इस कम्युनिटी में हाइपेटाइटिस बी या सी की कितने पेशेंट है, इस कम्युनिटी में ब्लड प्रेशर की कितने पेशेंट है, इस कम्युनिटी में HIV की कितने पेशेंट है। तो ये आपको कौन बताते हैं? क्रॉस सेक्शन स्टडी प्रेवेलेंस के लिए बेस्ट स्टडी है। इसमें हम सर्वे करते हैं, क्या करते हैं? सर्वे करते हैं। और इंसिडेंट्स मालूम करने के लिए बेस्ट स्टडी डिजाइन कौन सा है? कोहॉर्ट स्टडी। कोहॉर्ट स्टडी इज बेस्ट फॉर द incidents and cross-sectional study as best for the prevalence. So yeah, so cross-sectional study collect data from participant at one single point in time and provide a snapshot of population at a specific moment. Example क्या है? November 2024 you survey 1000 adults about their exercise habits and their stress level. You collect all data within 1 week. You are looking at the relationship between the exercise and stress at the one moment. You cannot track how exercise affects stress over year. आपने एक टाइम डेटा कलेक्ट कर लिया, ऐसा नहीं है कि आप एक हफ्ते की डेटा जो है वो सारी सिंपल मैंने जो बताई वो सही डिफिनीशन है, आपको समझ में आ जाएंगे, बाकी छोड़े। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जिसमें आप बार बार फॉलो अप करते हैं, टाइम कंज्यूमिंग स्टडी है। कौन सी ऐसी स्टडी है जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहते हैं? कोहॉर्ट स्टडी। कोहॉर्ट स्टडी के 5 नेम थे ना, इंसिडेंट स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, कोहॉर्ट स्टडी। हाँ क्या जी जी, फॉलो अप स्टडी, यस। तो इसमें बार बार फॉलो अप करते हैं आप इंसिडेंट्स मालूम करने के लिए। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी एज अ सेकंड नेम एज अ कोहॉर्ट स्टडी, सही है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कलेक्ट डेटा फ्रॉम द सेम पार्टिसिपेंट। देख ये इसकी जो मेन क्वालिटी है ना लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की, वो क्या है? टेम्पोरलिटी, टेम्पोरल रिलेशनशिप। देख केस कंट्रोल स्टडी, इससे पहले हम केस कंट्रोल स्टडी करते हैं। केस कंट्रोल स्टडी हम कब करते हैं? जब हमारे पास जी जब हमारे पास मल्टीपल एक्सपोजर, तब करते हैं।
ठीक है। और जब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल में केस कंट्रोल स्टडी में हम रेट्रोस्पेक्टिव जाते हैं, बैक प्रेजेंट टू पास्ट। अगर हमारे पास पेशेंट है और उसको लंग कैंसर है तो हम केस कंट्रोल स्टडी में पास जाएंगे कि ये पेशेंट क्या करता था या क्या करते थे, कहाँ पे वो जॉब करता था, उसकी लाइफस्टाइल कैसी थी, ठीक है, उसकी फैमिली में कोई हिस्ट्री तो है नहीं, उसकी डाइट क्या थी इसमें। तो फिर एट द एंड हमारे पास केस कंट्रोल में हम क्या मालूम करना चाहते हैं, ऑड रेशो या ऑड रेशो। ऑड रेशो जब किसी के हाई आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग के हाई आ जाते हैं, तो फिर वो कंफर्म ये देख ये इतना तो पता चल गया कि स्मोकिंग की वजह से उसको लंग कैंसर हो सकता है। लेकिन अब दो सिचुएशन हो सकते हैं, नो डाउट वो स्मोकिंग करता था और उसको लंग कैंसर भी हो गया, तो देयर इज प्रोबेबिलिटी कि इसके बीच कोई सिचुएशन हो। लेकिन दो चीज टेम्पोरलिटी उसमें नहीं है। टेम्पोरलिटी का मतलब क्या है, दो चीज़ें हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि उसको लंग कैंसर पहले हुआ हो और लंग कैंसर के बाद उसने स्मोकिंग स्टार्ट की हो। अब जब लंग कैंसर पहले हुआ है, स्मोकिंग बाद में स्टार्ट किया है, तो क्या स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हुआ है? नहीं हुआ है ना। और ये भी हो सकता है कि उसने स्मोकिंग पहले स्टार्ट की हो, लंग कैंसर बाद, लेकिन कंफर्म है नहीं है। तो इसके लिए हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करेंगे। हम दो ग्रुप बनाएंगे, एक स्मोकर के और एक नॉन स्मोकर के। दोनों को हम क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे फॉर द लॉन्ग टाइम। दैट्स व्हाई कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। अमेरिका में एक स्टडी है जो 200 साल से चलता, अभी भी चलते आ रहे हैं 200 साल से। कभी कभार क्या होता है, इसके ड्रॉबैक में ये है कि कभी कभार जो जिसके ऊपर हम स्टडी करते हैं वो छोड़ जाते हैं, कभी कभार वो मर जाते हैं, और कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि रिसर्चर मर जाता है लेकिन स्टडी कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी आपने फॉलो अप करने हैं, तब तक आपने फॉलो अप करने हैं जब तक लंग कैंसर की केसेस ना आए। तो ये 1 साल में भी आ सकते हैं, 2 साल में भी आ सकते हैं, 10 साल में भी आ सकते हैं, और सारी उम्र में भी नहीं आ सकते। अब जो दो ग्रुप आपने बनाए हैं, दोनों में कोई भी कैंसर की केस ना आए, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है ये। अच्छा, कंफाउंडिंग वेरिएबल, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये वेरिएबल, ये आप लोगों की तरह है। ये वेरिएबल ये हमेशा आपको मिसलीड करेंगे। कंफाउंडिंग वेरिएबल का क्या मतलब है? हाँ, ये आउटसाइड जो फैक्टर्स होते हैं बंदे पर इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसके डिसीजन चेंज होते हैं। किस तरह? मुझे एक एग्जांपल दे रहे आप। ये एक आउटसाइड वेरिएबल होता है, नो डाउट, लेकिन ये आपको मिस गाइड करते हैं। क्या करते हैं? मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। हमारे पास एक पेशेंट एडमिट है फॉर एग्जांपल, और उसकी जेब में मैंने देख लिया है कि लेटर है जिससे हम सिगरेट को जलाते हैं, लेटर। अब उस पेशेंट को कैंसर भी है। मैंने 4-5 पेशेंट ऐसे देखे जिसकी जेब में लेटर होता है, उसको लंग कैंसर होता है, ठीक है। अब मतलब यह है कि लेटर जो है वो रिलेटेड है कैंसर के साथ, यानी लेटर की वजह से कैंसर होता है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं होता ना। कुछ है, कुछ और है जिसकी वजह से लंग कैंसर होता है। वो क्या है? स्मोकिंग है। लेटर से वो क्या काम करते हैं? स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट को जलाते हैं। अब जो सिगरेट है ना, यहाँ गायब है ना, स्मोकिंग यहाँ से गायब है। यहाँ पे दो चीज़ों के बीच रिलेशन मुझे नजर आ रहे हैं, लेटर एंड कैंसर। लेकिन इसके बीच एक और वेरिएबल है जो मुझे मिसलीड कर रहे हैं, मुझे ये दोनों को लिंक कर रहे हैं। ये नहीं है, वो किसी और वेरिएबल है जो लेटर उसके साथ लिंक है, और वो वेरिएबल फिर कैंसर के साथ लिंक है। वो क्या है? स्मोकिंग है। आपके पास लेटर है तो प्रोबेबली आप स्मोकिंग करोगे, ठीक है। हम किसी के जेब में जब भी लेटर देखते हैं ना, हम या माचस क्या कहते हैं उसको, तो हम कहते हैं अच्छा आप स्मोकिंग करते हो। वो कसम खाते नहीं, मैं नहीं करता। नहीं आप करते हो। क्यों? क्योंकि आप इसलिए जेब में लेकर घूमते हो ताकि उसकी वजह से आप स्मोकिंग करें। तो स्मोकिंग इसमें क्या हुआ? कंफाउंडिंग वेरिएबल हुआ जो दोनों को इफेक्ट करते हैं, लेकिन खुद मंजर आम से गायब है, नजर नहीं आ रहे, ठीक है। तो इसको कंफाउंडिंग वेरिएबल कहते हैं। समझ में आ गई बात? सो कंफाउंडिंग वेरिएबल इज एन आउटसाइड फैक्टर होता है that affect both the independent variable and dependent variable, creating false impressions of a relationship.
ठीक है, किस तरह? एग्जाम्पल क्या है? सपोज यू फाइंड अ कोरिलेशन दैट पीपल हु कैरी लेटर हैव अ हायर रिस्क फॉर लंग कैंसर, बट यू माइट रॉन्गली थिंक लाइटर काज कैंसर, काज नहीं कर सकते, बट the confounding variable is smoking. People who carry lighter are more likely to smoke, and smoking causes cancer. The lighter itself is no effect. The confounding variable smoking explains the false relationship. समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? रेप्लिकेबिलिटी क्या क्या मतलब है? Other researcher can repeat your statement. हमने कहा ना, ये तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने ये बात की थी कि रिसर्च क्या है? रेप्लिकेबल है। मेरी जो मेथोडोलॉजी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने यूज़ किया आप लोग यूज़ नहीं कर सकते, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको रेप्लिकेबिलिटी कहते हैं। एम्पेरिकल एविडेंस, जी एम्पेरिकल एविडेंस क्या है? एम्पेरिकल का मतलब क्या होता है? एविडेंस बेस्ड, एक्सपेरिमेंटल के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू, उसके एम्पेरिकल एविडेंस कहते हैं। एम्पेरिकल एविडेंस इज इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड थ्रू अ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस या मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंटेशंस, इट्स बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड डेटा, नॉट जज या लॉजिक और थ्योरी। मेरे ख्याल में आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, इट्स नॉट एम्पेरिकल। एम्पेरिकल में आप लॉजिक के ऊपर नहीं जाओगे, आपके पास जो इंफॉर्मेशन होंगी वो वेरीफाइड होंगे, वैलिडेटेड होंगे, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद आपके पास वो नॉलेज आ चुके होंगे, उसको कहते हैं एम्पेरिकल एविडेंस। एग्जांपल क्या है? सेइंग स्ट्रेस काज हेडेक इज जस्ट एन आइडिया। अगर आप कहते हैं कि स्ट्रेस की वजह से हेडेक होते हैं, ये एक आइडिया है, इट्स नॉट एम्पेरिकल। बट इफ यू मेजर 100 पेशेंट को, अगर आप मेजर करोगे 100 पेशेंट को स्ट्रेस के साथ आप मेजर करोगे और उसको हेडेक होंगे, तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ ये एम्पेरिकल स्टडी है। समझ में आ गई? आपके पास अगर प्रूफ, एंड दीज आर द रेफरेंसेस। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी नाउ, अदरवाइज यू कैन आस्क ऑन द कमेंट सेक्शन। ये लेक्चर प्लीज लेट मी एक्सप्लेन, ये लेक्चर ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, ये लेक्चर ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। इसके अपलोड करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग, जिस तरह मैंने पहले कहा कि स्लाइड डिपेंडेंट स्टूडेंट्स हों, तो कुछ स्लाइड में अगर उसमें हमने ओवरव्यू दी है, आप लोग कहते हैं कि नहीं ये स्लाइड टू स्लाइड वही कॉमा, वही स्पेस, वही फुल स्टॉप, जिसमें ना हो वही कलर, तो ओरिजिनल कलर में हमने आप लोगों को बता दी है। बाकी सेम कंसेप्ट है, सेम चीज़ है, बहुत एज हैं। So still if you have any questions you can ask me. Thank you so much for listening me and watching me.